रीबॉर्न ऑफ हार्टलेस बिलियनर एपिसोड 4। अमानत की बात सुनकर शालिनी जी ने प्यार से कहा, अमानत बेटा, हम आपको बाद में सारी बातें बताएंगे, पर पहले आप बताइए कि आपको क्या खाना है। अमानत ने गुस्से से शालिनी जी को देखते हुए कहा, पहले हमें आप दोनों का खून पीना है। अमानत की बात सुनकर दिग्विजय अग्रवाल ने गुस्से से कहा, कितना बदतमीज बना दिया है उस अथर्व राठौर ने हमारी अमानत को। हमने ही गलती कर दी थी सालों पहले उसके हाथ में हमारी अमानत को सौंपकर। दिग्विजय अग्रवाल की बात सुनकर शालिनी जी उन्हें शांत करने की कोशिश करने लगी। वहीं अपने डैडी के बारे में बुरी बातें सुनकर अमानत की आंखें छोटी हो गई। उसने गुस्से से दिग्विजय अग्रवाल को उंगली दिखाते हुए कहा, बूढ़े दाढ़ी वाले अंकल, हमारे डैडी के बारे में आपने कुछ भी गलत कहा ना तो आपका सर फोड़ देंगे। हमारे डैडी सुपर हीरो है, उनके बारे में कुछ भी बुरा मत बोलना। दिग्विजय जी ने शालिनी जी की तरफ देखते हुए कहा, इस बदतमीज लड़की को सुधारने में बहुत वक्त लगेगा, पर फिर भी अब इसे यहीं पर रहना होगा क्योंकि ये हमारी वारिस है। ये कहते हुए दिग्विजय जी ने शालिनी जी से कहा, इसे समझा दीजिए कि बदतमीजी से बात ना करें। कहते हुए वो वहां से बाहर चले गए। अमानत ने उन्हें जाते हुए देखकर गुस्से से कहा, बूढ़े अंकल, आपका तो दांत तोड़ देंगे हम। अमानत की बात सुनकर शालिनी जी ने प्यार से कहा, इस तरह से बात नहीं करते बच्चा, वो आपके बड़े दादाजी हैं ना, आपके ग्रेट ग्रैंड दादाजी। अमानत ने गुस्से से शालिनी जी की तरफ देखते हुए कहा, ना वो हमारे कुछ लगते हैं, ना आप हमारी कुछ लगती है। हमारे पास हमारे अच्छे वाले दादा दादी हैं, हमें आप लोगों को फालतू में दादा दादी बनाने का कोई शौक नहीं है। हमें वापस हमारी मम्मा और हमारे डैडी के पास छोड़कर आओ, वरना हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। अमानत की बात सुनकर शालिनी जी को भी गुस्सा आ रहा था, पर वो जानती थी कि अगर उन्होंने गुस्सा किया तो अमानत उनके साथ अच्छे से बर्ताव नहीं करेगी, बल्कि वो और ज़्यादा बदतमीजी से बात करेगी। उन्होंने प्यार से कहा, अच्छा ठीक है, आप धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लोगी कि आपकी सच्चाई क्या है। चलिए हमारे साथ बाहर, हम आपको आपका घर दिखा रहे हैं। अमानत ने गुस्से से घूरकर शालिनी जी की तरफ देखा और फिर पूरे घर को देखकर खुद से कहा, अमानत, लगता है कि ये लोग तुम्हारा किडनैप करके लेकर आए हैं। हाँ, उस गंदे वाले गार्ड अंकल ने तुम्हारे मुंह पर कुछ रखा था ना। तो अब यहाँ से निकलने के लिए कुछ प्लान बनाना होगा, पहले घर को देखकर आते हैं। ये सोचते हुए अमानत ने कहा, ठीक है, हमें देखना है कि ये कैसा घर है। कहते हुए अमानत बेड से कूदकर खड़ी हो गए। शालिनी जी ने उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश की तो अमानत ने अपने हाथ को पीछे खींचते हुए कहा, हमें पसंद नहीं है कि कोई स्ट्रेंजर हमारे हाथ को टच करे, और हमारी मम्मा ने भी कहा है जब भी कोई स्ट्रेंजर हमारे पास आए तो हम स्ट्रेंजर से दूर भागे, इसलिए हमें टच मत कीजिए। अमानत की बात सुनकर शालिनी जी ने अपने हाथ को दूर करके मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है ठीक है, हम आपकी मर्जी से ही आपको टच करेंगे, चलिए हमारे साथ। कहते हुए शालिनी जी वहां से बाहर की तरफ आ गई। अमानत भी उनके पीछे पीछे अपने रूम से बाहर आ गई। रूम से बाहर आते ही उसे बड़ा सा कॉरिडोर और बड़ा सा मेंशन नजर आया। उसने मेंशन में अपनी नजरें घुमाकर अपनी छोटी आंखों से पूरे मेंशन को स्कैन करते हुए कहा, ये घर तो अच्छा है, तो फिर इन लोगों ने हमें किडनैप क्यों किया? हमारे डैडी के पास बहुत पैसे हैं, शायद ये लोग डैडी से पैसे मांगना चाहते हैं, पर हम अपने डैडी के पैसे डूबने नहीं देंगे, इन लोगों को तो हम अच्छा सबक सिखाएंगे। सोचते हुए अमानत के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कुराहट आ गई। उसने शालिनी जी की तरफ देखकर मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, बड़ी दादी माँ, क्या आप सच में हमारी बड़ी दादी हो? अमानत के मुंह से बड़ी दादी माँ सुनकर शालिनी जी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, हम आपकी बड़ी दादी माँ हैं, और हम ही नहीं, आपके पास तो एक दादाजी है, एक दादी माँ है, आपके पास दो बुआ भी है। क्या आप उनसे मिलना चाहोगे? अमानत की आंखें चमकने लगी। उसने धीरे से कहा, हाँ, हमें सबसे मिलना है, आप हमें नीचे लेकर चलो ना, हमें यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है। शालिनी जी को अब अच्छा लग रहा था क्योंकि अब अमानत बदतमीजी से बात नहीं कर रही थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, चलिए हमारे साथ, सभी लोग आपसे मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हम लोग कब से आपके होश में आने का इंतजार कर रहे थे और फाइनली आप होश में आ चुकी है। कहते हुए उन्होंने फिर से अमानत का हाथ पकड़ने की कोशिश की। इस बार अमानत ने कुछ भी नहीं कहा। शालिनी जी छोटी सी अमानत को लेकर सेकंड फ्लोर से सीढ़ियों से उतरते हुए लिविंग रूम में आ गई। अग्रवाल परिवार का लिविंग रूम भी काफी बड़ा था। लिविंग रूम में इस वक्त कई सारे लोग बैठे हुए थे। दिग्विजय जी भी सोफे पर बैठे हुए थे।
कदमों की आवाज़ सुनकर सब ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो उन्हें शालिनी जी के साथ एक प्यारी सी बच्ची नीचे आती हुई नजर आई, जिसके चबी चबी चीक्स थे और वो अपनी काली काली आंखों से उन सभी को घूर घूर कर देख रही थी। और छोटी सी बच्ची को देखते ही एक 45-50 साल की औरत अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अमानत के पास आकर उसके चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए कहा, हमारे आयुष की अमानत। उस औरत को देखकर अमानत ने पीछे हटते हुए कहा, ऐसे हमें टच मत करो, हमें पसंद नहीं है कि कोई अजनबी हमें टच करे। अमानत की बात सुनकर उस औरत ने प्यार से कहा, पर हम तो आपकी दादी है, आपके डैडी की माँ। वो औरत आयुष की माँ नंदिनी जी थी। अमानत ने उन्हें घूरते हुए कहा, हमारे डैडी की माँ का नाम कशिश है और हमारी कशिश दादी बहुत ब्यूटीफुल है और आप तो ब्यूटीफुल नहीं हो, आप हमारी दादी नहीं हो, हम आपके दादी नहीं मानने वाले। ये कहते हुए अमानत ने अपने हाथ को शालिनी जी के हाथ से छुड़ाकर उन सभी को घूरते हुए कहा, और आप सब लोग कौन हो? इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, इतने अच्छे अच्छे दिखते हो, फिर हमारा किडनैप क्यों किया? आपको बहुत सारे पैसे चाहिए ना हमारे डैडी से? क्या आप सब लोग गरीब हो? अगर गरीब हो तो भीख क्यों नहीं मांगते हो? हमारे डैडी से पैसे क्यों मांग रहे हो आप लोग? अमानत की बात सुनकर अग्रवाल परिवार के लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। दिग्विजय जी ने गुस्से से कहा, ये बच्ची कुछ ज्यादा ही बदतमीज है, बिल्कुल अथर्व राठौर की तरह। दिग्विजय जी की बात सुनकर अमानत ने एटीट्यूड के साथ कहा, बिल्कुल हम अपने डैडी की तरह है और हमें अपने डैडी की तरह ही बनना है। आपको कोई प्रॉब्लम है नकली दाढ़ी वाले अंकल? अमानत के मुंह से खुद के लिए नकली दाढ़ी वाले अंकल सुनकर दिग्विजय जी ने गुस्से से कहा, आपको समझ नहीं आता, हमने कहा कि हम आपके बड़े दादाजी हैं, बदतमीजी से बात करना कब बंद करेगी आप? अमानत ने एटीट्यूड से अपने बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, जब तक आप लोग हमें हमारी मम्मा और हमारे डैडी के पास नहीं छोड़ देते, तब तक हम आपके साथ बदतमीजी से ही बात करेंगे। सबके सब आप शक्ल से तो अच्छे दिखते हो, इतने अच्छे घर के होकर चोरी करते हो, शर्म नहीं आती आप लोगों को? अमानत की बात सुनकर वहां पर दो लड़कियां जिनकी उम्र 25 साल के आसपास लग रही थी, उन्होंने हैरानी से कहा, आयुष भाई की बेटी इतनी बदतमीज कैसे हो सकती है? उन दोनों लड़कियों की बात सुनकर अमानत ने उन्हें घूरते हुए कहा, आयुष पापा सिर्फ हमारे छोटे वाले पापा हैं, बट हमारे रियल पापा का नाम अथर्व है, तो हम अपने पापा की तरह है। तुम दोनों चुड़ैल आंटियों की हिम्मत कैसे हुई हमें बदतमीज कहने की? अमानत की बातें सुनकर पूरा अग्रवाल परिवार सदमे में था, क्योंकि आयुष कभी भी इस तरह से किसी के साथ बात नहीं करता था। अमानत बिल्कुल छोटा अथर्व लग रही थी। अथर्व बचपन में एक बार आयुष के साथ अग्रवाल मेंशन आया था, तब उसने इसी तरह से सबके साथ बात की थी। वो लोग अभी अमानत की बातें सुन ही रहे थे कि तभी उन्हें एक साथ कई सारी गन शॉट की आवाज़ सुनाई दी। इस आवाज़ को सुनते ही अग्रवाल परिवार के लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो लोग समझ गए कि ये कौन होगा। दिग्विजय अग्रवाल ने अपनी बीवी की तरफ देखा तो शालिनी जी जल्दी से अमानत के पास आ गई। अमानत ने उन्हें घूरते हुए कहा, हमने कहा था ना, हमें पसंद नहीं है, हमें टच मत करो, हमसे दूर रहो। शालिनी जी ने अमानत की बात को इग्नोर करके उसे जबरदस्ती अपनी गोद में उठाते हुए कहा, चलिए आपके रूम में, आपको हमने कहा था कि हम आपको अपने परिवार से मिलवाएंगे, पर आप तो सबके साथ बदतमीजी से बात कर रही है, आपको सिखाना होगा कि तमीज से कैसे रहते हैं। अमानत ने शालिनी जी के बालों को पकड़कर खींचते हुए कहा, चुड़ैल आंटी हमें नहीं सीखना, हम बदतमीज ही ठीक है, आप जैसे चोरों के साथ बदतमीजी ही करेंगे। माना कि हम ब्यूटीफुल है, माना कि हम खूबसूरत है, पर आप लोगों को हमें चुराने की क्या जरूरत थी? हमारे डैडी से पैसे मांगना चाहते हो ना, पर हम आप लोगों को एक भी पैसे नहीं देने, डैडी आप लोगों की ऐसी की तैसी कर देंगे। आप जानते नहीं कि हमारे डैडी कितने खतरनाक है, हमारे डैडी सुपर हीरो है। अमानत ये सब कह ही रही थी कि तभी एक जोरदार आवाज के साथ अग्रवाल परिवार का लिविंग रूम का दरवाजा खुला। दरवाजा खुलते ही उन सभी के कानों में एक भारी आवाज सुनाई दी, कहा था ना मेरी बेटी से दूर रहना। इस आवाज को सुनते ही सब ने देखा तो अथर्व इस वक्त अपने बॉडीगार्ड की बड़ी सी टीम के साथ लिविंग रूम से अंदर आ रहा था। उसके चेहरे पर हद से ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा था। अथर्व को देखते ही अमानत जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसने चिल्लाते हुए कहा, डैडी हम यहाँ पर हैं, डैडी हमारे पास आओ, ये चुड़ैल आंटी ने हमें पकड़ा हुआ है, डैडी हमारे पास आओ।
अमानत की बात सुनकर अथर्व का ध्यान अमानत पर गया, जो कि इस वक्त शालिनी जी की गोद में थी। अपनी बेटी को देखकर अथर्व के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने प्यार से कहा, डोंट वरी प्रिंसेस, डैडी आ गए हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। अथर्व की बात सुनकर अमानत ने उसे फ्लाइंग किस देते हुए कहा, हमारे डैडी सुपर हीरो है। कहते हुए अमानत ने शालिनी जी के बालों को पकड़कर खींचते हुए कहा, चुड़ैल छोड़ो, हमें छोड़ो। अमानत के इस तरह से बाल खींचने की वजह से शालिनी जी ने गुस्से से अमानत को नीचे उतार दिया। अमानत दौड़ते हुए अथर्व की तरफ जा ही रही थी कि नंदिनी जी ने उसके नाजुक से हाथ को पकड़कर उसे खींचते हुए कहा, वो तुम्हारे डैडी नहीं है, तुम्हारे डैडी मर चुके हैं और हम तुम्हारे डैडी की माँ हैं। नंदिनी जी की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से उनकी हथेली पर जोर से बाइट करते हुए कहा, हमारे डैडी दिख नहीं रहे। अंधी आंटी। कहते हुए अमानत दौड़ते हुए अथर्व के पैरों से जाकर लिपट गई। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर आंसू भरी आंखों से अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, अमानत डरी नहीं डैडी, अमानत स्ट्रॉन्ग बेबी है ना, इसलिए। अमानत की आंखों में आंसू देखकर अथर्व ने नीचे झुककर उसे अपनी गोद में उठाकर उसके गालों को चूमते हुए कहा, अमानत स्ट्रॉन्ग है ना। अमानत ने आंसू भरी आंखों से अथर्व की तरफ देखा और उसके सीने पर अपना सर रखकर अपने दोनों हाथ उसके गले में लपेट लिए। अथर्व ने अग्रवाल के लोगों की तरफ देखते हुए कहा, सालों पहले ही कहा था कि अब से मेरी बेटी के साथ तुम लोगों का कोई रिश्ता नहीं है। लगता है कि तुम्हें नॉर्मल लहजे में कही गई बात समझ नहीं आती। मिस्टर दिग्विजय अग्रवाल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का किडनैप करवाने की? क्या अब जल्दी भगवान के पास जाने की इच्छा है तुम्हारी? अथर्व की बात सुनकर दिग्विजय अग्रवाल ने गुस्से से कहा, तुम्हारे जैसा बदतमीज लड़का हमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। हमारे बेटे के बेस्ट फ्रेंड थे ना तुम, तो उसके जाने के बाद उसकी बेटी को इस तरह से उसके परिवार से दूर कैसे कर सकते हो? वो हमारे परिवार का खून है, उसे हमें वापस करो। अथर्व ने गुस्से से सभी की तरफ देखते हुए कहा, वो अब अग्रवाल परिवार का हिस्सा नहीं है, उसका नाम अमानत अथर्व राठौर है। अथर्व राठौर की बेटी है वो, और ये बात आज से 8 साल पहले मैंने आप लोगों के सामने कही थी, जब आप लोगों ने मेरी बेटी को मनहूस कहा था। क्या आप भूल गए? अथर्व की बात सुनकर नंदिनी जी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर आंसू भरी आंखों से अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, तुम तो जानते थे ना कि 8 साल पहले आयुष की मौत के बाद हम सब लोग खुद को संभाल नहीं पा रहे थे, इसलिए वो सब कुछ हुआ था। पर हम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। प्लीज़ हमारी बच्ची को हमें वापस दे दो, हमारे पास अब जीने के लिए कोई वजह नहीं बची है। अथर्व ने गुस्से से नंदिनी जी की तरफ देखते हुए कहा, जस्ट बिकॉज आपके बड़े बेटे की मौत हो चुकी है तो अब आपको याद आ रहा है कि आपके छोटे बेटे की एक बेटी भी थी। आपको क्या लगता है कि मेरी बेटी कोई खिलौना है जिसे मैं आप लोगों को खेलने के लिए दूंगा? अगली बार से मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर देखने के बारे में अगर अग्रवाल परिवार के किसी भी इंसान ने सोचा तो आप लोगों की आंखें निकालने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। सिर्फ मेरे दोस्त आयुष की वजह से इस बार तुम लोगों को छोड़ रहा हूँ, पर अगली बार ऐसा नहीं होगा। आखिरी बार कह रहा हूँ, ये मेरी बेटी है और मेरी ही बेटी रहेगी। ये कहते हुए अथर्व अमानत को लेकर तेज कदमों से चलता हुआ अग्रवाल मेंशन से बाहर आ गया। अथर्व अमानत को लेकर बाहर आ गया। वहीं अथर्व की धमकी के बाद अग्रवाल परिवार से किसी ने भी आगे जाने की हिम्मत नहीं की, पर सभी लोग गुस्से से बाहर जा रहे अथर्व को देख रहे थे। अमानत ने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, डैडी आप तो सुपर हीरो हो। अमानत की बात सुनकर अथर्व के चेहरे पर स्माइल आ गई। अमानत ने अथर्व के गाल पर किस करते हुए कहा, हम कहाँ हैं डैडी? जल्दी घर चलो ना, हमें घर जाना है। अथर्व ने अपना सर हिलाया और अमानत को लेकर अपनी कार में बैठ गया। कुछ ही देर में वो लोग अपने मेंशन पहुंच चुके थे। मेंशन को देखकर अमानत की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, डैडी हम तो वापस मुंबई आ गए, हम बनारस में नहीं हैं। अमानत की बात सुनकर अथर्व ने कहा, नहीं वो लोग आपको किडनैप करके मुंबई लेकर आ गए थे, इसलिए हम सभी मुंबई आ गए। अथर्व की बात सुनकर अमानत की आंखों में आंसू आ गए। उसने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, डैडी हम बनारस नहीं जा रहे हैं अब। अथर्व ने अमानत को नीचे उतारते हुए कहा, नहीं अब हम अगले साल बनारस जाएंगे। अथर्व की बात सुनकर अमानत की आंखों में आंसू आ गए। उसने आंसू भरी आंखों से अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, डैडी हमें बनारस जाना है, हमारे प्रिंस चार्मिंग के पास। हमने उनसे बाय भी नहीं किया, उनको पता भी नहीं है कि हम यहाँ पर हैं, हमें उनके पास जाना है डैडी।
अमानत की बात सुनकर अथर्व ने उसकी आंखों में आए आंसू को साफ करते हुए कहा, अमानत अब तक मैंने आपको कुछ नहीं कहा था बिकॉज डैडी लव यू, बट आप छोटी हो इसलिए इस तरह की फालतू बकवास मत करो। आप अभी अपनी स्टडीज पर ध्यान दो और अपनी प्रैक्टिस पर, कहते हुए अथर्व अमानत को लेकर अंदर आ गया। अथर्व की स्ट्रिक्ट वॉइस सुनकर अमानत ने आगे कुछ भी नहीं कहा। अथर्व हमेशा उसके साथ प्यार से बर्ताव करता था, पर जब भी वो इस तरह से बात करता था अमानत की आगे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं होती थी। वो आंसू भरी आंखों से अथर्व की तरफ देख रही थी। उसने खुद से कहा, प्रिंस चार्मिंग को तो हमारी याद भी नहीं आ रही होगी, वो तो नई नई चुड़ैलों को पटा लेंगे, हमारा क्या होगा, कहते हुए अमानत सिसक रही थी। उसका सर अथर्व के सीने पर था। अमानत को सिसकता हुआ महसूस करके अथर्व को तकलीफ हो रही थी, पर वो चाहता था कि अमानत ये सब कुछ भूल जाए। वैसे भी अगर वो लोग दोबारा बनारस गए तो अमानत वही सब शुरू कर देगी जो कि वो पिछले कुछ दिनों से कर रही थी। बनारस वो लोग साल में सिर्फ एक बार जाते थे, साक्षी और आयुष की बरसी के वक्त। कुछ ही देर में अथर्व अमानत को लेकर मेंशन के अंदर आ गया। अंदर लिविंग रूम में इस वक्त मन्नत बैठी हुई थी। जैसे ही उसने अमानत को देखा वो दौड़ते हुए अथर्व के पास आ गई। उसने अथर्व की गोद से अमानत को अपनी गोद में लेकर उसके पूरे चेहरे को चूमते हुए कहा, आप ठीक हो ना अमानत, कहते हुए मन्नत की आंखों से आंसू निकल रहे थे। मन्नत को रोते हुए देखकर अमानत ने अपने छोटे छोटे हाथों से उसके आंसू साफ करते हुए कहा, हम ठीक है मम्मा, आप क्यों रो रही हो? आप रोते हुए चुड़ैल की तरह दिखती हो, हम आपसे ज्यादा ब्यूटीफुल है। अगर सब लोग आपको ऐसे देखेंगे तो सब लोग क्या सोचेंगे? ब्यूटीफुल अमानत की मम्मा चुड़ैल है। अमानत की बात सुनकर मन्नत ने गुस्से से उसे देखते हुए कहा, तुम सुधरोगी नहीं नालायक लड़की। मन्नत की बात सुनकर अमानत ने दांत दिखा दिए। अमानत की आंखों में आंसुओं की बूंदें अभी भी झलक रही थी, पर अपनी मम्मा को रोते हुए देखकर वो अपना रोना भूल गई थी। मन्नत ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा, आप क्यों रो रही थी? क्या उन लोगों ने आपके साथ कुछ किया? कहते हुए मन्नत की आवाज में गुस्सा था। अमानत ने कहा, नहीं मम्मा, डैडी ने पहले ही सुपर हीरो की तरह आकर हमें बचा लिया और वो लोग हमें कैसे कुछ कर सकते थे? हम स्ट्रांग हैं ना मम्मा। अमानत की बात सुनकर मन्नत ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी अमानत बहुत स्ट्रांग है। अच्छा अब चलो मैं आपको फ्रेश करा देती हूँ, आपके कपड़े खराब हो चुके हैं। कहते हुए मन्नत अमानत को लेकर उसके रूम में आ गई। अमानत का ये रूम भी काफी ज्यादा प्यारा था। मन्नत अमानत को लेकर बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद मन्नत अमानत को नहलाकर क्लोजेट में उसके कपड़े चेंज कर रही थी। तभी अमानत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मम्मा हमें वापस बनारस जाना है हमारे प्रिंस चार्मिंग के पास, हमने उन्हें बाय भी नहीं कहा। उनको तो पता भी नहीं है कि हम वापस आ चुके हैं। अमानत की बात सुनकर मन्नत ने उसकी शर्ट को सही करते हुए कहा, हम बनारस अब अगले साल जाएंगे इसलिए आप ये बकवास बंद कर दो, आप अभी छोटी हो। इस उम्र में ऐसा कुछ नहीं होता, जब आप बड़ी हो जाओगी और आपको कोई सच में आपका हमसफर मिलेगा तब हम इस बारे में बात करेंगे। मन्नत की बात सुनकर अमानत ने रोते हुए कहा, पर हमें हमारे प्रिंस चार्मिंग से ही बड़े होने के बाद शादी करनी है मम्मा, सच में। अमानत की बात पर मन्नत ने उसे अपनी गोद में उठाकर रूम में लाते हुए कहा, अमानत आप सिर्फ 8 साल की छोटी सी बच्ची हो, इस उम्र में कोई समझ नहीं होती, इसलिए अगर आपको सच में लगता है कि वो आपके प्रिंस चार्मिंग है तो आप जब बड़ी हो जाओगी तब उनसे मिलना और तब अगर वो आपको अच्छे लगे तब हम आपकी उनके साथ शादी कर देंगे। मन्नत की बात सुनकर अमानत सिसकने लगी। मन्नत ने उसे जैसे तैसे समझाकर बेड पर सुला दिया और खुद अपने रूम में आ गई। उसने अथर्व के पास आकर उसे गले से लगाते हुए कहा, डेविल हम बहुत डर गए थे, अगर उन लोगों ने दोबारा हमारी अमानत को हमसे दूर करने की कोशिश की तो हम अमानत से दूर नहीं रह सकते। अथर्व ने मन्नत के माथे पर किस करते हुए कहा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है मन्नत, कोई भी हमारी अमानत को हमसे दूर नहीं कर पाएगा। इस बार मैंने उन लोगों को वार्निंग दे दी है, अगर इस बार भी उन लोगों ने मेरी बात को इग्नोर करने के बारे में सोचा भी तो इस बार अपनी मौत के लिए वो लोग खुद जिम्मेदार होंगे। अथर्व की बात सुनकर मन्नत के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई। उसने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, और आपकी ये नालायक छोटी शहजादी पता है क्या कह रही थी कि बनारस जाना है अपने प्रिंस चार्मिंग से मिलने के लिए? इतनी छोटी सी उम्र में कौन किसी के पीछे पड़ता है? मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने उसके बालों को कान के पीछे करके उसके गालों पर अपने होंठ चलाते हुए कहा, मैं भी तो 8 साल का था जब आप इस दुनिया में आई थी।
अथर्व की बात सुनते ही मन्नत के गाल गुलाबी हो गए। उसने अथर्व को घूरते हुए कहा, बकवास बंद कीजिए आप, हमें डिनर की प्रिपरेशन के लिए नीचे जाना है, छोड़िए हमें। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने उसे अपने पास खींचते हुए कहा, डिनर की प्रिपरेशन, एंड व्हाट अबाउट मी? मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी डिनर करना है पर आपका। अथर्व की बात सुनकर मन्नत उसे बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगी। तभी उन दोनों के कानों में अबीर की आवाज सुनाई दी, मॉम डैड रोमांस बाद में कर लीजिएगा, मुझे आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी थी। अबीर की बात सुनकर अथर्व ने उसे घूरते हुए कहा, तुम थोड़ी देर में नहीं आ सकते? जब देखो तब हमें डिस्टर्ब करने के लिए आ जाते हो। अथर्व की बात सुनकर अबीर ने अथर्व के पास आकर उसके गले में अपनी दोनों बाहें डालते हुए कहा, डैड मैं आप दोनों का ही प्रोडक्ट हूँ, अब अगर मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा तो क्या पड़ोसियों को डिस्टर्ब करूंगा? वैसे भी मुझे और अमानत दोनों को तीसरा भाई या बहन की कोई नीड नहीं है। अबीर की बात सुनकर अथर्व उसे घूरने लगा। वही मन्नत बड़ी बड़ी आंखों से अपने बेटे को देखने लगी। उसने अबीर की तरफ देखकर जल्दी से बात को बदलते हुए कहा, व्हाट हैपेंड अबीर? कौन सी बात करनी है आपको? अबीर ने मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, मॉम एक्चुअली मुझे कुछ जरूरी काम है इसलिए मैं बनारस जाना चाहता हूँ, मैं एक दिन में वापस आ जाऊंगा, पक्का प्रॉमिस। अबीर की बात सुनकर मन्नत कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी। अबीर ने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, डैड बहुत जरूरी है, प्लीज मैं एक दिन में वापस आ जाऊंगा। अथर्व ने अबीर की तरफ देखकर बस अपना सर हिला दिया। अबीर के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई, वो जल्दी से वहां से चला गया। कुछ देर बाद राठौर फैमिली डिनर टेबल पर बैठी हुई थी। अमानत जो कि थोड़ी देर पहले तक उदास थी वो अब खुश नजर आ रही थी। उसे खुश देखकर मन्नत ने कहा, क्या हुआ, इतनी जल्दी मूड बदल भी गया? अमानत ने दांत दिखाते हुए कहा, हाँ मम्मा, क्योंकि खुश रहने से इंसान खूबसूरत दिखाई देता है, हमें और खूबसूरत दिखना है, तभी तो प्रिंस चार्मिंग हमसे शादी करेंगे। अमानत की बात सुनकर मन्नत ने उसे घूरते हुए कहा, दोबारा प्रिंस चार्मिंग? आपके प्रिंस चार्मिंग बनारस में छूट चुके हैं तो अब उन्हें भूलकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट वीक से आपके सेमेस्टर एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। इस बार अगर आपके अच्छे परसेंट नहीं आए तो हम सच में आपको हॉस्टल भेज देंगे। मन्नत की बात सुनकर अमानत ने मुंह फुला लिया। शेखावत मैंशन में अस्तित्व इस वक्त अपने रूम में बैठा हुआ था और अपनी बालकनी के बाहर लगे हुए कैमरे की फुटेज चेक कर रहा था ताकि वो अमानत की फुटेज देख सके। काफी देर तक फुटेज चेक करने के बाद अस्तित्व के हाथ में अमानत की फुटेज लगने की जगह पर उसकी किडनैपिंग की फुटेज लग गई। अस्तित्व ध्यान से देख रहा था कि किस तरह से अमानत दोपहर को राठौर मेंशन से बाहर आई थी और कैसे गार्ड ने उसके मुंह पर रुमाल रख दिया था। ये देखते ही अस्तित्व की आंखें बड़ी हो गई। उसने पूरी फुटेज चेक की तो उसे एहसास हुआ कि एक्चुअली में हुआ क्या था। वो अपनी जगह पर उठकर खड़ा हो गया। उसने बेचैनी से अपने बाल खींचते हुए कहा, इसका मतलब वो खुद से नहीं गई और आई थिंक उसकी फैमिली भी उसे ढूंढने के लिए गई है। क्या वो ठीक होगी और उसे किडनैप किसने किया होगा? अस्तित्व यही सब सोच रहा था। उसे अजीब सा लग रहा था, उसे खुद नहीं पता था कि उसके साथ हो क्या रहा है। पर आज दिन भर अमानत के परेशान ना करने की वजह से वो बेचैन हो गया था। वो चाहता था कि अमानत उसके पास आए, उसे परेशान करे, जैसे उसने उसके रूम को गंदा किया था उसी तरह से उसके रूम को गंदा करके उसे परेशान करे, उसे अपनी प्यारी सी आवाज में प्रिंस चार्मिंग कहे। अस्तित्व ने खुद से कहा, क्या वो ठीक होगी? मैं कैसे पता करूं? सोचते हुए अस्तित्व ने जल्दी से अपना मोबाइल उठाया और बालकनी में आ गया। बालकनी में आते ही उसका ध्यान उस रूम की तरफ गया जिसकी बालकनी से अमानत उसे देखती थी। उसने अपनी आंखों को बंद करके अपना मोबाइल उठाया और किसी का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से जैसे ही उस इंसान ने कॉल उठाया, अस्तित्व ने तेज आवाज में कहा, इतनी देर से कॉल क्यों नहीं उठा रही थी तुम सूजी? अच्छा मेरी बात सुनो, मेरे घर के सामने एक फैमिली रहती है, राठौर फैमिली। आई थिंक अथर्व राठौर, मुझे उनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए और उनकी बेटी का आज दोपहर में किडनैप हो गया था। मुझे ये भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि क्या उनकी बेटी ठीक है। अस्तित्व की बात सुनकर दूसरी तरफ से उस लड़की जो कि दोपहर में अस्तित्व के साथ थी उसने कहा, ओके बॉस। कहते हुए उसने कॉल कट कर दिया। अस्तित्व परेशानी से बालकनी में चक्कर काटने लगा। उसने खुद से कहा, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो इडियट? कहते हुए अस्तित्व ने अपनी आंखें बंद कर ली।
उसकी आंखों के सामने अमानत का क्यूट सा चेहरा घूम रहा था जिसे याद करके उसे अपने दिल की धड़कनें तेजी से धड़कती हुई महसूस हो रही थी। अस्तित्व आधे घंटे तक इसी तरह से चक्कर काट रहा था। उसने खुद से गुस्से से कहा, ये सूजी कॉल क्यों नहीं कर रही है? कहते हुए वो दोबारा सूजी का नंबर डायल करने ही वाला था कि दूसरी तरफ से सूजी ने ही कॉल कर लिया। अस्तित्व ने कॉल उठाकर तेज आवाज में कहा, इतना वक्त लगता है? दूसरी तरफ से सूजी ने कहा, एम रियली सॉरी बॉस। हमने पता कर लिया है उस बच्ची का किडनैप हुआ था और उसके फादर ने उसे रेस्क्यू कर लिया है। इस वक्त वो अपने मुंबई के राठौर मेंशन में है। सूजी की बात सुनकर अथर्व ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। इस वक्त वो एक अजीब सा सुकून अपने दिल में महसूस कर रहा था। भले ही अमानत उससे दूर थी पर वो इसी बात से खुश था कि अमानत ठीक है। अस्तित्व को कुछ न बोलते हुए देखकर सूजी ने धीरे से कहा, ये तो वही बच्ची है ना बॉस जिसने दोपहर में। कहते हुए सूजी चुप हो गई। अस्तित्व ने गुस्से से कहा, भूलो मत कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम नहीं, इसलिए तुम्हें मुझसे कुछ भी पूछने की इजाजत नहीं है। कहते हुए अस्तित्व ने कॉल कट कर दिया। कॉल कट करके उसने अमानत को बालकनी की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा ही हुआ कि तुम मुझसे दूर चली गई क्योंकि मेरी जिंदगी में सिर्फ तबाही लिखी है और अगर तुम मेरी जिंदगी में आई तो तुम भी तबाह हो जाओगी और मैं नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी में आकर तुम इस तबाही का हिस्सा बनो। तुम हैप्पी लाइफ डिजर्व करती हो जो कि तुम्हें मेरे साथ कभी भी नहीं मिलेगी सिली गर्ल। कहते हुए अस्तित्व अपने रूम में अपने बेड पर आकर लेट गया। राठौर मेंशन में अस्तित्व को ही याद करके अमानत अपने रूम की बालकनी में खड़ी होकर तारों को देख रही थी। उसने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, क्या आप हमें याद कर रहे हो प्रिंस चार्मिंग? हमें याद करो वरना हम गुस्सा हो जाएंगे। कहते हुए वो मुंह फुलाकर बालकनी में लगे हुए झूले पर बैठ गई। अमानत बालकनी में खड़ी होकर चांद की तरफ देख रही थी। उसने क्यूट सा फेस बनकर सामने की तरफ देखा। राठौर मेंशन के सामने कोई मेंशन नहीं था क्योंकि राठौर मेंशन मुंबई के बाहर बना हुआ था, इसलिए बनारस की तरह सोसाइटी में घर नहीं थे बल्कि उनका इकलौता घर था। अमानत ने मुंह फुलाकर चांद की तरफ देखते हुए कहा, उन गंदे अंकल आंटी ने अगर हमारा किडनैप नहीं किया होता तो हम हमारे प्रिंस चार्मिंग के साथ और टाइम स्पेंड करते। इस बार तो हम 15 दिन के लिए गए थे, सब कुछ उन दोनों की वजह से हुआ है। अगली बार अगर दोनों हमारे सामने आए तो हम दोनों की टांगें तोड़ देंगे। कहते हुए अमानत मुंह फुलाकर बैठ गई। तभी उसके कानों में अबीर की आवाज़ सुनाई दी, व्हाट आर यू डूइंग अमानत? अबीर की आवाज़ सुनकर अमानत ने पलटकर देखा तो अबीर उसकी तरफ ही देख रहा था। अबीर इस वक्त अमानत के रूम की बालकनी के पास खड़ा था। अमानत ने क्यूट सी स्माइल के साथ कहा, भैया इधर आओ ना। अबीर जाकर अमानत के पास झूले पर बैठ गया। अमानत ने उसकी गोद में अपना सर रखते हुए कहा, हमें हमारे प्रिंस चार्मिंग की याद आ रही है। अबीर ने उसके गालों को खींचते हुए कहा, नालायक लड़की, मैंने तुम्हारे लिए तो बनारस जाने की बात की है, हालांकि मुझे भी इम्पोर्टेंट काम है कल। तुम्हें जो कुछ भी करना है करो, बट मॉम डैड को मनाओ कि तुम्हें भी मेरे साथ आना है। अगर उन्होंने तुम्हारी बात मानकर तुम्हें मेरे साथ आने की इजाज़त दे दी तो तुम अपने प्रिंस चार्मिंग से बात कर सकती हो। अबीर की बात सुनकर अमानत खुशी से उछलने लगी। उसने अबीर को गले लगाते हुए कहा, सच में भाई, आपने ये हमारे लिए किया है? अबीर ने बस अपना सर हिला दिया। अमानत ने उसके दोनों गालों को किस करते हुए कहा, थैंक यू सो मच, आप दुनिया के सबसे अच्छे सबसे प्यारे भाई हो, सबसे ज्यादा। अमानत की बात सुनकर अबीर ने उसके गाल खींचते हुए कहा, मस्का लगाकर हो गया हो तो अब सो जाओ क्योंकि कल सुबह मैं जल्दी निकलने वाला हूँ। अगर आपने देर कर दी तो मैं आपको लेकर नहीं जाऊंगा। अबीर की बात सुनकर अमानत दौड़ते हुए अपने बेड पर आकर लेट गई। अबीर ने अपना सर हिला दिया और अपने रूम में चला गया। कुछ ही देर में अमानत अपने बड़े से टेडी बेयर को गले लगाकर सुकून से सो रही थी, इस बात से अनजान कि उसने किसी का सुकून पूरी तरह से छीन लिया है। शेखावत मेंशन, बनारस। अस्तित्व अभी भी अपने रूम के सोफे पर बैठकर चुपचाप सीलिंग को घूर रहा था। उसे नींद आ ही नहीं रही थी। उसे बार बार अमानत का रोना, अमानत की बातें, सब कुछ याद आ रहा था। उसने इरिटेट होते हुए कहा, इस लड़की ने आखिर किया क्या है जो मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ? मुझे इसके बारे में सोचकर खुद को पागल नहीं करना है, मुझे खुद को संभालना है। अस्तित्व, कंट्रोल योरसेल्फ कंट्रोल। तुम इस तरह से उसके बारे में सोचकर खुद का दिमाग खराब नहीं कर सकते। तुम्हें खुद को रिलैक्स फील करना होगा, खुद को रिलैक्स फील करना होगा।
कहते हुए अस्तित्व ने खुद को जैसे तैसे शांत किया और आखिर में बेड पर लेट गया। उसने इरिटेट होते हुए कहा, मुझे कल ही नानू से बात करनी होगी, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। जो काम मैं 1 महीने के बाद करने वाला था अब मुझे वो करना ही होगा। सोचते हुए अस्तित्व ने अपना मोबाइल उठाकर एक मैसेज किसी को ड्रॉप कर दिया और मोबाइल को स्विच ऑफ करके बेड पर लेट गया। कुछ ही देर में उसकी भी आंख लग चुकी थी और वो भी सो चुका था। नेक्स्ट मॉर्निंग अबीर इस वक्त सबके साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था। मन्नत ने उसे देखते हुए कहा, अबीर अपना ध्यान रखना और जल्दी वापस आ जाना। मन्नत की बात सुनकर अबीर ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया। अबीर कॉपर से ही बनारस जाने वाला था, जिसका इंतजाम अथर्व ने पहले ही कर दिया था। अमानत जो कि अब तक चुपचाप बैठी हुई थी, उसने मन्नत और अथर्व की तरफ देखकर मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, मम्मा डैडी हमें भी भैया के साथ जाना है। अमानत की बात सुनते ही मन्नत की आंखें छोटी हो गई। उसने अमानत को घूरते हुए कहा, तुमने फिर से अपने प्रिंस चार्मिंग से मिलने की जिद पकड़ ली। हमने कहा था ना कि तुम अब बनारस अगले साल जाओगी। मन्नत की बात सुनकर अमानत ने आंसू भरी आंखों से अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, डैडी हमें उनसे नहीं मिलना, हम बस भैया के साथ जाना चाहते हैं, हम उनके साथ वापस आ जाएंगे, सच में हमें भैया के साथ जाने दो ना। अमानत की बात सुनकर मन्नत ने गुस्से से कहा, डेविल आप इस नालायक लड़की की साइड लेने के बारे में सोचना भी मत, जब देखो तब प्रिंस चार्मिंग, शादी करनी है, क्या हम इसका बाल विवाह कर दे? आपको और हमें दोनों को जेल हो जाएगी। मन्नत की बात सुनकर अमानत ने सिसकते हुए कहा, हमें बाल विवाह नहीं करना है, हमें सिर्फ भैया के साथ जाना है, भैया हमारा ध्यान रख लेंगे, सच में मम्मा भैया बहुत अच्छे हैं, भैया हमारा ध्यान रख लेंगे, हमें जाने दो ना। अमानत की बात सुनकर और उसे इस तरह से रोते हुए देखकर अथर्व ने अपनी आंखों को बंद करके धीरे से कहा, ठीक है आप चली जाओ, पर रोना बंद करो। अथर्व की बात सुनकर अमानत ने जल्दी से अपने छोटे छोटे हाथों से अपने आंसू साफ करके अबीर की तरफ देखते हुए कहा, भैया हम भी आ रहे हैं। अबीर बस हंसते हुए अपनी बहन की नौटंकी को देख रहा था। अमानत ने अथर्व की गोद में चढ़कर उसके गालों पर किस करते हुए कहा, मम्मा हिटलर है पर डैडी सबसे बेस्ट है, डैडी सुपर हीरो है, डैडी सबसे कूल है। कहते हुए अमानत अथर्व के गालों को चूमने लगी। अथर्व ने तेरी मुस्कुराहट के साथ मन्नत की तरफ देखा जो कि घूर घूर कर उन दोनों की तरफ ही देख रही थी। मन्नत ने मुंह फुलाते हुए कहा, ठीक है आप लोगों को जो करना है कीजिए, हम तो कुछ कहेंगे ही नहीं आप लोगों से। वैसे भी हम होते कौन है आपसे कुछ कहने वाले, हम तो इडियट है, हम तो बेवकूफ है ना। मन्नत की बात सुनकर अबीर, अथर्व और अमानत तीनों ने एक साथ कहा, वी लव यू ना। उन तीनों की बात सुनकर मन्नत ने मुंह फुलाते हुए कहा, बट आई डोंट लव यू। ये कहते हुए वो चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करने लगी। उन तीनों ने मन्नत की तरफ देखा और एक साथ कहा, पर फिर भी हम तुमको चाहेंगे। उन तीनों की बात सुनकर मन्नत के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई। कुछ देर बाद अबीर और अमानत दोनों रेडी हो चुके थे। अमानत ने इस वक्त एक क्यूट सी प्रिंसेस फ्रॉक पहनी हुई थी जो कि घुटनों तक थी और पैरों में वाइट स्नीकर्स। अमानत ने अथर्व का हाथ पकड़ा हुआ था। अथर्व ने अबीर की तरफ देखते हुए कहा, अपना और अमानत दोनों का ध्यान रखना और जो कुछ भी तुम्हें करना है जल्दी से जल्दी करके वापस आ जाना। तुम्हारे साथ बॉडीगार्ड्स होंगे, बॉडीगार्ड्स को चकमा देने के बारे में सोचना भी मत। अथर्व की बात सुनकर अबीर ने अपना सर हिला दिया। वो दोनों मेंशन के पीछे खड़े कॉपर में जाकर बैठ गए। अमानत ने अथर्व को फ्लाइंग किस देते हुए कहा, लव यू डैडी मम्मा से ज्यादा। अथर्व ने मन्नत की तरफ देखा और अमानत को फ्लाइंग किस देते हुए कहा, लव यू बेबी मम्मा से थोड़ा कम। अथर्व की बात सुनकर मन्नत के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसे याद आ रहा था कि अथर्व ने कहा था, मैं अपने बच्चों से ज्यादा तुमसे प्यार करूंगा। वही अथर्व की बात सुनकर अमानत का मुंह बन गया। उसने मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, डैडी आपको हमको मम्मा से ज्यादा प्यार करना है क्योंकि हम आपकी प्रिंसेस है। अथर्व ने अमानत की तरफ देखकर मन्नत को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, बट आपकी मम्मा मेरी क्वीन है ना प्रिंसेस, और क्वीन है तभी तो प्रिंसेस आई। अमानत अथर्व की बात सुनकर हंसने लगी। उसने हंसते हुए क्यूट स्माइल के साथ कहा, अमानत लव यू मम्मा। मन्नत ने मुस्कुराते हुए अपने दोनों बच्चों की तरफ देखा और हाथ हिलाकर दोनों को बाय कहा। कुछ ही देर में उनका कॉपर बनारस के लिए उड़ान भर चुका था। अमानत इस वक्त अबीर की गोद में बैठी हुई थी और अबीर अपने लैपटॉप पर उंगलियां चलाते हुए कुछ कर रहा था।
उसने अमानत के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं बस इस बार आपकी हेल्प कर रहा हूँ, इसके बाद आप उनसे मिलने के लिए नहीं जाओगी। आपने ये प्रॉमिस किया था इसलिए मैं आपको लेकर आया हूँ। अपने प्रॉमिस को तोड़ना मत अमानत। अबीर की बात सुनकर अमानत ने अपने निचले होंठ को बाइट करते हुए कहा, सॉरी गोद, अमानत झूठ बोल रही है, बट हम क्या करें। प्रिंस चार्मिंग से मिलने के लिए झूठ बोलना पड़ रहा है, और वैसे भी जो झूठ अच्छे काम करने के लिए बोला जाए वो झूठ झूठ नहीं होता है ना। ये कहते हुए अमानत ने जल्दी से खुद को शांत किया और अबीर की तरफ देखते हुए कहा, ओके भैया, हम प्रॉमिस करते हैं, हम दोबारा उनसे मिलने की जिद नहीं करेंगे। ये कहकर उसने खिड़की से बाहर के नज़ारों को देखते हुए कहा, हम आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं प्रिंस चार्मिंग। कहते हुए अमानत के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। दूसरी तरफ शेखावत मेंशन में अधिराज जी गुस्से से अपने सामने खड़े अस्तित्व को देख रहे थे। उन्होंने गुस्से से कहा, आप क्यों अतीत की यादों को कुरेदना चाहते हैं? आप क्यों दोबारा उसी जगह पर जाना चाहते हैं जहां पर सब कुछ बर्बाद हुआ था? हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, हम आपको इतनी मुश्किल से वहां से यहाँ लेकर आए हैं। यहाँ पर सुकून है, आप क्यों ये सुकून को छोड़कर जाना चाहते हैं? अधिराज जी की बात सुनकर अस्तित्व ने गुस्से से कहा, नाना जी, मैं सुकून के लिए यहाँ पर नहीं आया था, आप सुकून के लिए आए थे। मुझे तो यहाँ पर कभी सुकून मिला ही नहीं, मुझे सुकून कैसे मिल सकता है? हर वक्त हर पल मेरे कानों में मेरी मॉम की, मेरे डैड की चीखें सुनाई देती है। नानी माँ की दर्द भरी चीख सुनाई देती है, मैं उसे नहीं भूल सकता। मैं उन सब का हिसाब चुकाने के लिए वही जाना चाहता हूँ जहाँ से ये सब की शुरुआत हुई थी। अधिराज जी ने गुस्से से कहा, आप समझते क्यों नहीं है अस्तित्व? आपकी जान लेने के लिए वो हर वक्त हर पल नई नई तरकीबें सोचती रहती है और आप खुद उन्हें मौका दे रहे हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? हम आपको लंदन नहीं जाने दे सकते, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। अधिराज जी की बात सुनकर अस्तित्व ने उनकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, मैंने डिसाइड कर लिया है नाना जी कि मैं लंदन जा रहा हूँ, और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं लंदन जाकर ही रहूँगा। अब मुझे यहाँ पर घुटन हो रही है, मैं यहाँ पर और नहीं रह सकता। अस्तित्व की बात सुनकर अधिराज जी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, यहाँ पर रहने में क्या प्रॉब्लम है आपको, और आपको यहाँ पर घुटन क्यों हो रही है? आपको तो यहाँ पर सुकून मिलता था ना, आपको तो यहाँ के गंगा घाट में एक अजीब सी शांति मिलती थी, तो अब क्या हुआ है? क्या आप ये सब कुछ उस बच्ची की वजह से कह रहे हैं जो यहाँ से चली गई है? अधिराज जी की बात सुनकर अस्तित्व ने अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, मुझे किसी बच्ची से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस यहाँ से जाना है। मुझे बस उस औरत को तड़पते हुए देखना है, मुझे बस उसे बर्बाद करना है, जिस तरह से उसने हमारे परिवार को बर्बाद किया। मैं अब ये सब कुछ और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे कानों में हर वक्त हर पल उन सभी की चीखें, उन सभी का दर्द, सब कुछ घूमता रहता है। मैं वो सब कुछ नहीं भूल पा रहा हूँ नाना जी, कुछ नहीं भूल पा रहा हूँ। अस्तित्व की बात सुनकर अधिराज जी ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, तो भूलना पड़ेगा आपको। आप क्यों ये सब कुछ याद करके खुद को और हमें तकलीफ दे रहे हैं? कुछ नहीं बदलने वाला है, कुछ भी नहीं। हमारी सोनिया, हमारा विहान, हमारी अनामिका, कोई वापस नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। अस्तित्व ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर अधिराज जी की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, मुझे पता है कि उनमें से कोई वापस नहीं आ सकता, और इसका ये मतलब नहीं कि मैं उनके गुनहगार को जिंदा छोड़ दूं। जिस तरह से मैंने उन्हें दर्द से तड़पते हुए देखा है, मैं उस औरत को भी इसी तरह से दर्द से तड़पते हुए देखना चाहता हूँ। कहीं ऐसी बात तो नहीं कि आप इसलिए मुझे रोक रहे हैं क्योंकि वो आपकी बेटी है, क्योंकि उसकी रगों में आपका खून है? यही वजह है ना नाना जी? अस्तित्व की बात सुनकर अधिराज जी ने गुस्से से कहा, वो हमारी बेटी नहीं है, हमारी सिर्फ एक बेटी थी जो कि सालों पहले मर चुकी है, तुम्हारी माँ सोनिया। अधिराज की बात सुनकर अस्तित्व ने उनकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, तो मुझे मेरा बदला लेने से मत रोकिए। अगर वो आपकी बेटी थी तो मेरी माँ थी, और उस औरत ने, उस अधीरा शेखावत ने मुझसे मेरा बचपन छीना है, मुझसे मेरे माँ बाप छीने हैं, मुझसे मेरी नानी माँ छीनी है, मुझसे मेरे हंसते खेलते नानाजी छीने हैं। मैं कुछ भी नहीं भूल सकता। मैं जब तक उसे बर्बाद नहीं कर देता तब तक मैं सुकून से नहीं रहूंगा, और उसके लिए मुझे उस जगह पर जाना होगा जहां से ये सब की शुरुआत हुई थी। आप मुझे नहीं रोकेंगे नाना जी, क्योंकि अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मैंने आखिरी डिसीजन ले लिया है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बहुत दूर। मुझे नहीं पता कि मैं कभी वापस आऊँगा या नहीं।
पर मैं उसे बर्बाद करके रहूंगा, चाहे फिर इसके लिए मुझे कितने ही साल क्यों न लग जाए। अधिराज जी अस्तित्व की आंखों में नफरत और गुस्से की आग जलती हुई देख रहे थे। उन्होंने खुद से कहा, पता नहीं इस आग में आप तबाह होंगे या उन्हें तबाह करेंगे। अधिराज जी की बात सुनकर अस्तित्व ने कुछ नहीं कहा और वहां से सीधा ऊपर अपने रूम में चला गया। रूम में आकर उसने एक बार बालकनी में आकर अमानत की बालकनी की तरफ देखकर अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, मैं हमेशा हमेशा के लिए ये शहर, तुम्हारी यादें और सब कुछ छोड़कर जा रहा हूँ। शायद अब तुम कभी मुझे ना देख पाओ। कहते हुए अस्तित्व अपने रूम में आ गया। उसने अलमारी खोली और कुछ जरूरी चीज अपने बैग में डालने लगा। उसने एक भी कपड़ा अपने बैग में नहीं डाला था। अधिराज जी दरवाजे पर खड़े होकर उसे ही देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू, चेहरे पर दर्द और दिल में डर था। 5 साल पहले जब अस्तित्व 9 साल का था तो उन्होंने अपने परिवार के जरूरी 3 लोगों को खो दिया था। उनके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। उनके पास जीने के लिए उनकी इकलौती वजह अस्तित्व था, जिसकी वजह से वो सब कुछ छोड़कर लंदन से सीधा बनारस आ गए थे सुकून की तलाश में। बनारस की हवा में एक सुकून था जिसमें अस्तित्व धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा था, पर उसके दिल में पनप रही नफरत की आग वो इतनी आसानी से कैसे शांत होने वाली थी। एक 9 साल का बच्चा जिसने अपने पेरेंट्स को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा हो, एक बच्चा जिसने अपने पेरेंट्स की दर्दनाक चीखें सुनी हो, वो कैसे उनकी चीखों को भूल सकता था। अधिराज जी ने धीरे से कहा, एक और बार सोच लीजिए अस्तित्व, अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? हमारे बारे में तो सोचिए। अधिराज जी की बात सुनकर अस्तित्व ने उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है ना, मैं मरूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं जिंदा रहूंगा और आपसे कांटेक्ट में रहूंगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, एक दिन मेरा साम्राज्य पूरे लंदन में फैला हुआ होगा, आपका नाती पूरे लंदन पर राज करेगा। अस्तित्व की आंखों में एक अलग ही जुनून था जिसके सामने अधिराज जी आगे कुछ भी नहीं कह पाए। अस्तित्व ने अपने बैग को उठाया और अधिराज जी के पास आकर उन्हें मजबूती से गले लगाते हुए कहा, आपको अपना ध्यान रखना है और याद रखना, अगर आपने अपनी दवाई को स्किप किया तो मैं भी अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करूंगा, आपके पास भी मेरी मौत की खबर आएगी। अधिराज जी ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, ऐसी बकवास बातें अगली बार से मत करना, हम वादा करते हैं कि हम अपना पूरा ध्यान रखेंगे। अस्तित्व ने उनकी बात सुनकर एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ उनकी तरफ देखा और धीरे से उन्हें गले लगाते हुए कहा, मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा और आपको हमेशा के लिए अपने साथ लेकर चला जाऊंगा। कहते हुए वो अधिराज जी से दूर हो गया। अधिराज जी ने अस्तित्व की तरफ देखते हुए कहा, पर आप जा किसके साथ रहे हैं? क्या हम आपके जाने का इंतजाम करें? अस्तित्व ने अधिराज जी की तरफ देखते हुए कहा, आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान रख सकता हूं और मुझे पता है कि मैं कैसे जाऊंगा। आप बस अपना ध्यान रखिए और जो नंबर मैंने आपके मोबाइल में सेव किया है इस नंबर पर कॉल करना। कहते हुए अस्तित्व वहां से जाने लगा। अधिराज जी की आंखों में आंसू थे। वो जानते थे कि इस वक्त अस्तित्व ऐसी जगह जा रहा है जहां जाने के बाद उसके जिंदा रहने की कोई गारंटी नहीं थी। 5 साल पहले कितनी मुश्किलों से वो खेल कर इंडिया आए थे, सिर्फ वही जानते थे। उन्होंने खुद से कहा, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया अधीरा, सब कुछ। काश तुम पैदा होते ही मर गई होती तो शायद आज हमारा परिवार खुश होता। कहते हुए अधिराज जी अस्तित्व के बेड पर आकर बैठ गए। वही अस्तित्व अपने बैग को लेकर शेखावत मैंशन से चलता हुआ सोसाइटी के बाहर आने लगा। वो कुछ दूरी पर आकर रुक गया। उसने देखा राठौर मैंशन के दरवाजे बंद थे। उसने खुद से कहा, अलविदा सिली गर्ल, कहते हुए अस्तित्व सोसाइटी से बाहर आ गया। बाहर आते ही उसे सूजी नजर आई जिसने ऊपर से नीचे तक काले कपड़े पहने हुए थे। सूजी ने अस्तित्व को देखकर अपना चेहरा नीचे झुकाते हुए कहा, बॉस सब कुछ रेडी है, हमें अभी यहाँ से सीधा एयरपोर्ट के लिए निकलना है। अस्तित्व ने सूजी की तरफ देखकर अपना सर हिलाया और कार के अंदर बैठ गया। सूजी खुद भी कार के अंदर बैठने ही वाली थी कि तभी अस्तित्व के कानों में किसी की आवाज सुनाई दी, भाई जल्दी चलो ना, हमें प्रिंस चार्मिंग के पास जाना है। इस आवाज को सुनते ही अस्तित्व की धड़कनें तेजी से धड़कने लगी। उसने कार का दरवाजा खोलकर देखा तो एक लग्जरियस कार सोसाइटी से अंदर जा रही थी। अस्तित्व घूर घूर कर उस कार को देख रहा था। सूजी ने अस्तित्व की तरफ देखते हुए कहा, बॉस हमें चलना चाहिए। अस्तित्व ने सूजी के सवाल पर कुछ नहीं कहा, वो बस अभी भी उस कार की तरफ देख रहा था। वो कार जाकर सीधा राठौर मैंशन के सामने रुकी।
कार का दरवाजा खोलकर सबसे पहले अबीर बाहर आया और उसने दरवाजा खोलकर अमानत को बाहर निकाला। अमानत ने बाहर आकर एक्साइटेड होते हुए कहा, भाई आप अपना काम कर लो, हम अभी आते हैं। कहते हुए अमानत राठौर मेंशन में जाने की जगह पर शेखावत मेंशन की तरफ जाने लगी। अस्तित्व अभी भी उसे ही देख रहा था। सूजी ने अस्तित्व की तरफ देखते हुए कहा, बॉस चलिए। अस्तित्व ने अपना सर हिलाया और कार के अंदर जाकर बैठ गया। उसकी आंखों के सामने अमानत का मुस्कुराता हुआ चेहरा घूम रहा था। उसने खुद से कहा, क्या वो मुझसे मिलने के लिए आए हैं? उसकी धड़कनें इस वक्त नॉर्मल से काफी ज्यादा तेजी से धड़क रही थी। उसे खुद नहीं पता था कि वो क्या महसूस कर रहा है। अमानत दौड़ते हुए सीधा शेखावत मेंशन के गेट के पास आकर खड़ी हो गई। गार्ड्स ने जैसे ही अमानत को देखा उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। एक गार्ड ने प्यार से कहा, आप तो चली गई थी ना अपने परिवार के साथ? अमानत ने गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ चले गए थे, पर हम हमारे प्रिंस चार्मिंग से मिलने के लिए आ गए। प्रिंस चार्मिंग घर पर है क्या? हमें उनसे मिलना है। अमानत की बातें सुनकर गार्ड कुछ कहते इससे पहले ही अमानत गेट से अंदर भाग गई थी। गार्ड ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अमानत से क्या कहे कि अस्तित्व अब यहाँ से जा चुका है। अमानत दौड़ते हुए सीधा लिविंग रूम में आ गई। उसने लिविंग रूम में आकर तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, प्रिंस चार्मिंग कहाँ हो आप? देखो हम आपसे मिलने के लिए आ गए। कहते हुए अमानत अपनी सांसों को संभालने की कोशिश कर रही थी। काफी देर तक आवाज देने के बाद भी जब उसे किसी की आवाज सुनाई नहीं दी तो उसका चेहरा लटक गया। वो सीढ़ियों से दौड़ते हुए ऊपर जाने लगी। तभी उसे पीछे से अधिराज जी की आवाज सुनाई दी, अमानत। अधिराज जी की आवाज सुनकर अमानत के कदम उसकी जगह पर ही रुक गए। उसने पीछे पलटकर अब अधिराज जी की तरफ देखा और दौड़ते हुए नीचे आ गई। उसने गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा, नाना जी प्रिंस चार्मिंग कहाँ है? हम कितनी देर से उन्हें आवाज दे रहे हैं। आपको पता है हम मुंबई से सिर्फ उनसे मिलने के लिए आए हैं और प्रिंस चार्मिंग है कि हमारी आवाज सुनकर भी बाहर नहीं आ रहे हैं। क्या वो हमसे गुस्सा है क्योंकि हम उन्हें बिना बताए चले गए? पर बिना बताए नहीं गए थे नाना जी। आपको पता है 2 गंदे लोगों ने हमारा किडनैप कर लिया था, पर हमारे डैडी ने सुपर हीरो की तरह हमें आकर बचा लिया। अमानत लगातार बोलते जा रही थी बिना अधिराज जी की कोई बात सुने। अधिराज जी ने उसे शांत करते हुए कहा, बेटा एक पल के लिए हमें भी बोलने दीजिए, बस 2 सेकंड आराम कर लीजिए। अधिराज की बात सुनकर अमानत ने बोलना बंद कर दिया और उनकी तरफ देखने लगी। अधिराज जी ने गहरी सांस ली और अमानत की तरफ देखते हुए कहा, आपका प्रिंस चार्मिंग अब आपको यहाँ पर कभी नहीं मिलेंगे। वो यहाँ से दूसरी जगह चले गए हैं पढ़ाई करने के लिए। अधिराज जी की बात सुनकर अमानत ने हैरान होते हुए कहा, मतलब यहाँ पर नहीं मिलेंगे? मतलब शाम तक आ जाएंगे ना? कोई बात नहीं, हम शाम तक इंतजार कर लेंगे। कहते हुए अमानत सोफे पर जाकर बैठ गई। अधिराज जी ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, यहाँ पर नहीं मिलेंगे इसका मतलब वो यहाँ पर अब कभी नहीं आएंगे। अधिराज जी ये नहीं जानते थे कि अस्तित्व अब कब दोबारा लौट कर आएगा, इसलिए उन्होंने अमानत से यही कह दिया कि अस्तित्व दोबारा कब आएगा इस बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं है। अमानत हैरानी से उठकर खड़ी हो गई। उसने अधिराज जी की तरफ देखते हुए कहा, क्या वो हमेशा के लिए यहाँ से चले गए हैं? अमानत की आंखों में आंसू देखकर अधिराज जी ने कहा, बेटा इसमें रोने की क्या बात है? वो पढ़ाई करने के लिए गए हैं, वैसे भी आप तो अपने घर चली जाओगी ना, तो आपको रोने की जरूरत नहीं है। अमानत ने रोते हुए कहा, पर वो ऐसे कैसे चले गए? वो तो हमारे प्रिंस चार्मिंग है ना, वो हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? उन्होंने प्रॉमिस किया है कि बड़ी होने के बाद वो हमसे शादी करेंगे। हम तो अपने बड़े होने का वेट कर रहे हैं। वो ऐसे कैसे हमें छोड़कर चले गए? वो ऐसा नहीं कर सकते। कहते हुए अमानत रोने लगी। अधिराज जी ने प्यार से उसे समझाते हुए कहा, बच्चा शादी कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है जो ऐसे आपने प्रॉमिस मान लिया। ऐसे प्रॉमिस टूटने के लिए ही बने होते हैं। अधिराज जी की बात सुनकर अमानत ने उन्हें खुद से दूर करते हुए कहा, नहीं, हमारे प्रिंस चार्मिंग को अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा, उन्हें हमसे ही शादी करनी होगी। कहते हुए अमानत दौड़ते हुए मेंशन से बाहर भाग गई। अधिराज जी ने उसे रोकने की कोशिश की पर अमानत रोते हुए बाहर आ चुकी थी। गार्ड्स ने भी उसे रोकने की कोशिश की, पर अमानत किसी की सुने बिना दौड़ते हुए सीधा उस गार्डन में चली गई जहां पर अस्तित्व ने उसे प्रॉमिस किया था।
वो गार्डन में उसी जगह पर जाकर नीचे बैठकर सिसक सिसक कर रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, आप बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं, हम आपसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे। आपने हमारा प्रॉमिस तोड़ा है, आपने कहा था कि आप बड़े होने के बाद हमसे शादी करोगे, पर आप तो यहाँ से चले गए, आप अब दूसरी चुड़ैल को पटाओगे, हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे, आप बहुत बुरे हो। हम हैंडसम हबी ढूंढेंगे, आपसे ज्यादा हैंडसम, और उसे गिटार बजाना सिखाएंगे। कहते हुए अमानत अभी भी रो रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो उसे एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया। पहले तो वो हैरान हो गई, पर अगले ही पल वो अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई और दौड़ते हुए सामने खड़े इंसान से जाकर लिपट गई। उसने रोते हुए कहा, प्रिंस चार्मिंग, क्या सच में आप ये हो, या फिर टीवी सीरियल की हीरोइन की तरह हम आपको इमेजिन कर रहे हैं? अमानत की बात सुनकर उसके सामने खड़ा अस्तित्व, जो कि एयरपोर्ट की तरफ जाने के रास्ते से वापस लौट आया था, उसने अमानत के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, इडियट, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, ये कोई सपना नहीं है। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर अस्तित्व की तरफ देखकर रोते हुए कहा, इसका मतलब आप वापस आ गए? क्या आप हमारे लिए वापस आए हो? अमानत की बात सुनकर अस्तित्व में कुछ नहीं कहा। सच तो यही था कि वो अमानत के लिए वापस आया था। अस्तित्व को कुछ ना बोलते हुए देखकर अमानत ने धीरे से कहा, बोलो ना प्रिंस चार्मिंग, आप हमारे लिए वापस आए हो ना? आपको पता है नाना जी हमसे कह रहे थे कि आप हमेशा के लिए यहाँ से चले गए हो, अब आप यहाँ पर कभी वापस नहीं आओगे। पता है हमें कितना रोना आ रहा था, हमें लग रहा था कि आप अब अपना प्रॉमिस तोड़कर चले जाओगे, पर आप तो वापस आ गए। आप तो अमानत के अच्छे वाले प्रिंस चार्मिंग हो, है ना? अमानत लगातार रोते हुए बोल रही थी। वही अस्तित्व के छोटे से चेहरे की तरफ देख रहा था। उसने अमानत के आंसू साफ करते हुए कहा, रोना बंद करो। अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, हम नहीं रो रहे हैं, हमें बस थोड़ा थोड़ा रोना आ रहा है, आप सच में हमें छोड़कर नहीं जाओगे ना? अस्तित्व ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, मुझे जाना है, मैं बस किसी जरूरी काम की वजह से यहाँ पर आया था, अब तुम भी यहाँ से चली जाओ। कहते हुए अस्तित्व ने अमानत को खुद से दूर किया। अमानत ने आंसू भरी आंखों से अस्तित्व की तरफ देखते हुए कहा, क्या आप अपना प्रॉमिस तोड़ रहे हो? अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसे देखते हुए कहा, मैंने प्रॉमिस किया नहीं था, तुमने जबरदस्ती करवाया था और ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं होता है। अमानत ने रोते हुए कहा, होता है। आपने हमसे प्रॉमिस किया था आप इस तरह से हमें छोड़कर नहीं जा सकते, आपको हमसे शादी करनी होगी। अस्तित्व ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, देखो तुम बच्ची हो, ये ऐसी बातें तुम्हारे लिए नहीं होती, अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, जब बड़ी हो जाओगी तब तुम्हें कोई ऐसा लड़का मिलेगा जिसके साथ शादी करके तुम लाइफ में आगे बढ़ना चाहेगी और वही तुम्हारा सोलमेट होगा, मैं नहीं, इसलिए अब रोना बंद करो और अपने घर जाओ, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे और अब यहाँ पर कभी मत आना क्योंकि मैं यहाँ पर कभी वापस नहीं आऊँगा। कहते हुए अस्तित्व जाने लगा। अमानत ने आंसू भरी आंखों से उसे जाते हुए देखकर कहा, ठीक है, हमसे कभी बात मत करना, हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे, ना आपको याद रखेंगे, हम आपको भूल जाएंगे, देखना आप अपना प्रॉमिस पूरा करोगे तो भी हम आपके पास नहीं आएंगे। पक्की वाली कट्टी। कहते हुए अमानत रोते हुए वहां से राठौर मैंशन की तरफ भाग गई। अस्तित्व के कदम उसी जगह पर रुक गए। उसने पलटकर जाती हुई अमानत की तरफ देखते हुए कहा, यही अच्छा होगा कि तुम मुझे भूल जाओ। अस्तित्व जाती हुई अमानत की तरफ देख रहा था, जिसने एक बार भी पीछे पलटकर नहीं देखा था। अमानत अस्तित्व की बात सुनकर रोते हुए सीधा राठौर मैंशन से अंदर आ गई। अंदर अबीर, जो कि अपनी कुछ जरूरी चीज पैक कर रहा था, अमानत के रोने की आवाज सुनकर उसने पलटकर देखा तो अमानत सीढ़ियों से ऊपर भागते हुए आ रही थी। उसे सीढ़ियों से भागते हुए देखकर अबीर ने तेज आवाज में कहा, अमानत गिर जाओगी। कहते हुए अबीर जल्दी से अमानत के पास आ गया। अमानत अबीर के पैरों से लिपट गई। उसने रोते हुए कहा, भाई वो बहुत बुरे हैं, हम उनसे कभी बात नहीं करेंगे, कभी भी नहीं, हमें अपने घर जाना है, अपनी मम्मा के पास, अपने डैडी के पास। वो सच में बहुत बुरे हैं, हमें उनके पास नहीं रहना। अमानत को रोते हुए देखकर अबीर ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, ठीक है, रोना बंद करो, हम थोड़ी देर में वापस अपने घर चले जाएंगे। अब आप रोना बंद करो, आपको पता है ना, आप रोने के बाद बिल्कुल चुड़ैल की तरह दिखती हो। अबीर की बात सुनकर अमानत ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर मुंह बनाते हुए कहा,
नहीं, अमानत रोने के बाद और ब्यूटीफुल दिखती है, आप हमें चुड़ैल नहीं बोल सकते हैं। अबीर ने प्यार से कहा, ठीक है, आप और ब्यूटीफुल लगती हो, पर अगर आप इसी तरह से रोती रही तो डैडी को मैं बता दूंगा कि आप किसकी वजह से रो रही थी, और आप तो डैडी की स्ट्रांग गर्ल हो ना। सोचो, अगर डैडी को पता चल गया कि आप इस तरह से रो रही थी तो फिर डैडी क्या कहेंगे? डैडी को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ना। अबीर की बात सुनकर अमानत ने रोना बंद कर दिया। उसने गुस्से से कहा, हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे प्रिंस चार्मिंग, कभी भी नहीं। आपने अपना प्रॉमिस तोड़ा है, अब अगर आप वापस आएंगे तो भी हम आपको भूल जाएंगे, पक्का वाला वादा। कहते हुए अमानत सिसकने लगी। अबीर ने उसे शांत किया और कुछ ही देर में अबीर अमानत को लेकर कार में बैठकर वापस एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ा। कार में भी अमानत गुमसुम बैठी हुई थी। अबीर प्यार से उसके सर पर हाथ फेर रहा था। अमानत कुछ ही देर में कार में अबीर की गोद में अपना सर रखकर सो चुकी थी। अबीर ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा ही हुआ। इतनी छोटी उम्र में इतनी जिद करना अच्छी बात नहीं है, अब शायद आप उन्हें हमेशा के लिए भूल जाए। सोचते हुए अबीर के चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन भरी मुस्कुराहट आ गई। वो नहीं चाहता था कि उसकी बहन बचपन से इस तरह से किसी के पीछे पागल हो जाए। हालांकि अमानत बचपन से जिद्दी थी, शायद अबीर और मन्नत के साथ रहने की वजह से, क्योंकि वो दोनों भी जिद में कम नहीं थे और अबीर तो सबसे ज्यादा था। कुछ देर बाद वो लोग एयरपोर्ट से फ्लाइट में बैठकर मुंबई के लिए निकल गए। कॉपर में कुछ टेक्निकल खराबी आ गई थी, जिस वजह से वो लोग इस बार फ्लाइट से मुंबई जा रहे थे। वही एयरपोर्ट पर इस वक्त अस्तित्व कुछ लोगों के साथ खड़ा था। उन लोगों ने एक जैसे काले कपड़े पहने हुए थे। उनके साथ सूजी और अस्तित्व दोनों को छोड़कर बाकी सब लोग बड़े ही थे। उनकी उम्र 30 से 35 साल के आसपास या फिर 25 साल तक लग रही थी, पर 15 to 16 साल की सिर्फ सूजी और अस्तित्व ही थे, पर उन दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशन भी बेहद डार्क थे। अस्तित्व ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, सब कुछ रेडी है ना? अस्तित्व की बात सुनकर एक आदमी ने अपना सर झुकाते हुए कहा, बॉस सब कुछ रेडी है, हम यहाँ से सीधा लंदन जाएंगे, वहाँ पर सब कुछ रेडी है। अस्तित्व ने अपना सर हिलाया और सबके साथ चलता हुआ फ्लाइट में जाकर बैठ गया। फ्लाइट में बैठते ही उसने अपनी आंखें बंद की। आंख बंद करते ही उसे फिर से अमानत का रोता हुआ चेहरा याद आने लगा। उसने गुस्से से कहा, अब हमेशा हमेशा के लिए तुम मुझसे दूर जा चुकी हो, कुछ दिनों में मेरे दिल और दिमाग से तुम पूरी तरह से निकल जाओगी अमानत राठौर। मेरे पास तुम्हें याद करके अपना टाइम वेस्ट करने का फालतू वक्त नहीं है। सोचते हुए उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। जब भी वो अपनी आंखें बंद करता उसे अमानत का रोता हुआ चेहरा याद आता, जिस वजह से वो इरिटेट हो रहा था। उसके बगल में बैठी सूजी ने उसे इरिटेट होते हुए देखकर धीरे से कहा, व्हाट हैपन बॉस, कैन आई हेल्प यू? कहते हुए वो अस्तित्व की तरफ देखने लगी। अस्तित्व ने सूजी को घूरते हुए कहा, तुम खुद की हेल्प कर लो, मेरी हेल्प करने की जरूरत नहीं है। कहते हुए अस्तित्व अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और बॉडीगार्ड की जगह पर जाकर बैठ गया। उसने उस बॉडीगार्ड को सूजी के पास बैठने के लिए कह दिया। सूजी ने खुद से दूर बैठे अस्तित्व की तरफ देखकर खुद से कहा, क्या ये सब कुछ उस बच्ची की वजह से हो रहा है? कहते हुए सूजी ने अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरी तरफ मुंबई में राठौर मैंशन, मन्नत ने अपने सामने खड़े कशिश, कबीर, आदित्य, दिव्या की तरफ देखकर रोते हुए कहा, आप सब लोग क्यों यहाँ से जाना चाहते हैं? कबीर ने मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि अब तुम बच्चे बड़े हो चुके हो, तुम लोगों को बड़ा करने के बाद अब हम लोगों को भी एक सुकून की जिंदगी चाहिए, इसलिए हम लोग आइलैंड पर शिफ्ट हो रहे हैं, जहाँ पर हमें डिस्टर्ब करने के लिए कोई भी नहीं होगा। वैसे भी तुम लोगों की वजह से मुझे मेरी स्वीट हार्ट के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिलता है। कहते हुए कबीर ने कशिश को कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। कशिश ने कबीर को घूरते हुए कहा, थोड़ी सी तो शर्म कर लीजिए, बहू है वो हमारी। कशिश की बात सुनकर कबीर को कोई फर्क नहीं पड़ा। मन्नत ने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, ओके डैड, मैं समझ गई, और व्हाट अबाउट यू टू? कहते हुए उसने आदित्य और दिव्या की तरफ देखा। दिव्या ने आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, आपके पिताजी चाहते हैं कि हम दोनों भी आइलैंड पर शिफ्ट हो जाए ताकि वहां पर हमें कोई डिस्टर्ब न कर सके। आदित्य ने मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, मुझे भी तो आपकी मम्मा के साथ रोमांस करने का वक्त नहीं मिला। अब जब तुम सब बड़े हो चुके हो तो मुझे लगता है कि मुझे भी अपनी जान के साथ यहाँ से दूर चले जाना चाहिए। हम आपसे 6 महीने में एक बार मिलने के लिए आएंगे ना, और कॉल पर तो रोज बात कर सकते हैं,
वैसे भी अब बिजनेस करके हम थक चुके हैं, अब थोड़ा बहुत जो बिजनेस है हम वहां से हैंडल करेंगे। अथर्व और आपने तो बाकी बिजनेस को टेक ओवर कर ही लिया है। मन्नत ने उन चारों की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, अब आप चारों का ये फाइनल डिसीजन है तो हम क्या ही कह सकते हैं। बस एक बार डेविल को आ जाने दीजिए, उसके बाद आप सब लोग अपने नए आशियाने की तरफ जा सकते हैं। मन्नत की बात सुनकर दिव्या और कशिश ने एक साथ उसे गले लगाते हुए कहा, हमें यकीन है कि आप सब कुछ संभाल लेंगे। मन्नत ने आंसू भरी आंखों से उन दोनों की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए कहा, सब कुछ संभाल लेंगे, पर हमें गुस्सा आ रहा है। हमारे पास 2 डैडी और 2 मॉम है, पर दोनों ही हमें छोड़कर मस्ती करने के लिए जा रहे हैं, और हमारा क्या। मन्नत की बात सुनकर पीछे से अथर्व, जो कि अभी अभी अंदर आया था, उसने मन्नत को गले लगाते हुए कहा, स्वीट हार्ट, एक बार हमारे बच्चों को बड़ा होने दो, उसके बाद वो दोनों एक दूसरे का ध्यान रख लेंगे और हम भी जाएंगे इनकी तरह अपने बुढ़ापे वाले हनीमून पर। अथर्व की बात सुनकर कबीर ने उसे घूरते हुए कहा, तुमने बूढ़ा किसे कहा। कबीर के साथ साथ आदित्य ने भी कहा, क्या तुमने मुझे बूढ़ा कहा। अथर्व ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, दोनों को बूढ़ा कहा, बिकॉज आप दोनों सच में बूढ़े हो चुके हैं। ये कहते हुए अथर्व ने कशिश और दिव्या को गले लगाते हुए कहा, अगर इन दोनों बूढ़ों ने आपको परेशान किया तो मुझे बताना, मैं इन लोगों को सबक सिखाना अच्छे से जानता हूँ। अथर्व की बात सुनकर कबीर ने उसे घूरते हुए कहा, तुम इनके साथ कुछ ज्यादा ही फ्रैंक नहीं हो गए हो, कुछ ज्यादा ही बदतमीजी करने लगे हो। कबीर की बात सुनकर अथर्व टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखने लगा। अथर्व ने कशिश और दिव्या के गाल पर किस करते हुए कहा, मेरी बात याद रखना आप दोनों। अथर्व की बात सुनकर दिव्या और कशिश दोनों हंसने लगी। कबीर और आदित्य ने अथर्व को घूरते हुए कहा, जब तक हमारे ग्रैंड चाइल्ड्स नहीं आ जाते तब तक हम यहाँ से नहीं जाने वाले, हम उनसे मिलकर जाएंगे वरना वो दोनों हमसे गुस्सा हो जाएंगे। कहते हुए वो दोनों जाकर एरोगेंस तरीके से सोफे पर पैर चढ़ाकर बैठ गए। पहले के मुकाबले कबीर काफी ज्यादा शांत हो चुका था। आदित्य भी पहले से ज्यादा मजाकिया हो चुका था, जिसकी वजह थी अमानत। अमानत के साथ उन दोनों का टाइम कैसे बीत जाता था उन्हें पता ही नहीं चलता था। अबीर के साथ भी उन दोनों की अच्छी बनती थी, पर अबीर थोड़ा सा उन लोगों की तरह ही था, जिस वजह से उसे ज्यादा बातें करना, ज्यादा टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं था। उसे इस टाइम का इस्तेमाल करके अलग अलग स्किल सीखना, अलग अलग चीज़ों को ट्राई करना पसंद था। वही अमानत को तो पढ़ाई से जैसे छुटकारा पाने का बस बहाना चाहिए होता था, जिस वजह से वो अपने दादू और अपने नानू के साथ जितना चाहे उतना टाइम स्पेंड करती थी। मन्नत बाकी थी, पर जब भी वो उन दोनों के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती थी, मन्नत उसे कुछ भी नहीं कहती थी, जिस वजह से अमानत भी उनके साथ काफ़ी ज़्यादा मस्ती करती थी। दूसरी तरफ मुंबई एयरपोर्ट, अमानत सो रही थी और अबीर अमानत को अपनी गोद में लेकर अपने बॉडीगार्ड के साथ एयरपोर्ट से बाहर आ रहा था। उसने बाहर आकर अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए कहा, एनीथिंग रॉन्ग। अबीर की बात पर सभी लोगों ने अपना सरना में हिला दिया। अबीर अमानत को अपनी गोद में लेकर बाहर खड़ी कार में से बीच की कार में जाकर बैठ गया। अंदर बैठने ही अमानत की आंख खुल गई। उसने धीरे से कहा, क्या हम घर पहुंच गए भाई। अमानत की बात पर अबीर ने उसका सर थपथपाते हुए कहा, नहीं सो जाओ, अभी हमें और वक्त लगेगा। अमानत ने अबीर के सीने पर अपना सर रखते हुए कहा, हमें भूख लगी है। अबीर ने अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए कहा, कुछ स्नैक्स लेकर आ जाओ। बॉडीगार्ड वहां से स्नैक्स लेने के लिए चला गया। कुछ देर बाद बॉडीगार्ड कई सारे चिप्स, चॉकलेट, बिस्किट के पैकेट लेकर आ चुका था। अबीर ने अमानत को चॉकलेट देते हुए कहा, ये लो। अमानत ने उसके हाथ से चॉकलेट ली और चुपचाप चॉकलेट खाने लगी। उसे कुछ न बोलते हुए देखकर अबीर ने कहा, व्हाट हैपेंड अमानत, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। अमानत ने उदासी भरी आवाज में कहा, क्योंकि हमारा दिल बहुत दर्द कर रहा है भाई। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम कितने प्रीटी हैं, हम कितने अच्छे हैं, फिर भी उन्होंने हमें रिजेक्ट कर दिया। हमारा पहला प्यार अधूरा रह गया ना भाई, इसलिए। अमानत की बात सुनकर अबीर ने उसके गाल खींचते हुए कहा, शैतान लड़की, इस उम्र में प्यार नहीं होता। प्यार तब होता है जब आप बड़ी हो जाओगी और जब आप किसी को देखकर उसके लिए कुछ महसूस करोगी। उसे प्यार कहा जाता है और इसे कहा जाता है अट्रैक्शन, जो कि बचपन में छोटे बच्चों को हो जाती है। अबीर की बात सुनकर अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, पर हम बच्चे नहीं हैं भाई, हम बड़े हो चुके हैं। हम अब 8 ईयर्स के हो चुके हैं।
अबीर की प्रोटेक्शन के लिए उनकी कार के सामने एक कार और उनकी कार के पीछे एक कार और थी और उनकी कार बीच में चल रही थी। वो लोग अभी बात कर ही रहे थे कि अचानक से ड्राइवर ने तेज झटके के साथ कार का ब्रेक लगा दिया। झटका इतना तेज था कि अबीर अमानत के साथ सामने की तरफ झुक गया। उसने मजबूती से अमानत को अपने सीने में छुपाकर गुस्से से कहा, व्हाट हैपन? अबीर ने इतना कहा ही था कि उनके बॉडीगार्ड की सामने की कार एक तेज आवाज के साथ ब्लास्ट हो गई। कार के ब्लास्ट होते ही अमानत घबराकर अबीर के सीने में छुप गई। उसने डरते हुए कहा, भाई क्या हुआ है? अबीर ने अपनी गहरी नज़रों से आसपास देखते हुए कहा, कुछ नहीं। कहते हुए उसने अमानत को खुद से अलग करते हुए कहा, आप यहीं पर बैठना, जब तक मैं वापस नहीं आता आप बाहर नहीं निकलोगे। अबीर की बात सुनकर अमानत ने रोते हुए कहा, नहीं भाई आप हमें छोड़कर मत जाओ, हमें डर लग रहा है। अबीर ने प्यार से कहा, आप डैडी की लिटिल प्रिंसेस हो ना, डैडी की शेरनी हो ना, तो आपको डरना नहीं है। आप यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ। ये कहते हुए उसने ड्राइवर की तरफ देखते हुए कहा, मेरी बहन का ध्यान रखना। कहते हुए उसने कार को अंदर से लॉक कर लिया और दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। अबीर के हाथ में इस वक्त एक गन थी और उसके चेहरे पर बेहद डरावने एक्सप्रेशन। वो तेज कदमों से चलता हुआ बाहर आ गया। बाकी कार से भी बॉडीगार्ड्स बाहर आ चुके थे। अबीर ने सामने वाली कार की तरफ देखकर चुकाते हुए कहा, हु द हेल आर यू? उसने इतना कहा ही था कि उसे एक जोरदार आवाज सुनाई दी। उसने पीछे पलटकर देखा तो जिस कार में अमानत थी वो कार रोड की दूसरी तरफ पलटी खाकर गिरी हुई थी। उनके पीछे खड़ी बॉडीगार्ड की कार ने उसे टक्कर मारी थी। अमानत की कार को इस तरह से पलटी खाया हुआ देखकर अबीर ने चिल्लाते हुए कहा, अमानत। कहते हुए वो दौड़ता हुआ कार की तरफ भागा। तभी एक और बार पीछे की कार ने अमानत की कार को टक्कर मारी और कार लुढ़कते हुए रोड की दूसरी तरफ जाकर गिर गई। 10 years later, न्यूयॉर्क, मैडिसन स्क्वायर गार्डन। इस वक्त रात का वक्त था और मैडिसन स्क्वायर गार्डन में एक बड़ा सा कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज किया गया था। वहां पर लाखों की तादाद में लोग मौजूद थे और सिर्फ अपने फेवरेट सिंगर के आने का इंतजार कर रहे थे, उनका फेमस सिंगर जिसे दुनिया एएस नाम से जानती है। उसके आने का इंतजार लड़कियों से लेकर लड़के, बूढ़ों से लेकर बच्चे, हर कोई सिंगर का इंतजार कर रहा था, जिसका कॉन्सर्ट आज यहाँ पर रखा गया था। तभी कॉन्सर्ट की स्टेज पर एंट्री हुई उस सिंगर की जिसका इंतजार लाखों फैंस कर रहे थे। जैसे ही उसकी एंट्री हुई सब लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। एज स्टेज पर इस वक्त एक लंबा चौड़ा नौजवान खड़ा था जिसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर एक ब्लैक कलर का मास्क था। अगर कुछ दिखाई दे रही थी तो उसकी गहरी काली आंखें जो किसी को भी अपना दीवाना बनाने के लिए काफ़ी थी। उसने आते ही अपने हाथ में माइक लिया और बेहद दिलकश वॉइस में कहा, हाउ आर यू माई डियर फैंस। उसकी दिलकश आवाज़ सुनते ही लड़कियां जैसे पूरी तरह से पागल हो गई और जोर जोर से उसका नाम चिल्लाने लगी। उसने एक दिलकश आवाज के साथ कहा, सो लेट्स बिगिन द शो। उसके इतना कहने के साथ ही एक लड़का दौड़ता हुआ उसके हाथ में गिटार देकर चला गया। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई गिटार की तरफ देखा और फिर आसपास नजरें घुमाकर अपने फैंस की तरफ। चारों तरफ सिर्फ उसके फैंस ही फैंस थे। वहां पर अगर कोई गुम गया तो उसका मिलना कितना मुश्किल हो सकता था, ये कोई भी उस भीड़ से अंदाजा लगा सकता था। एज ने अपनी आंखें बंद की और गिटार बजाते हुए इंग्लिश सॉन्ग गाने लगा। कहा जाता था कि ये सिंगर आज 20 लैंग्वेज में गाना गा सकता है और इसके कई सारी कंट्रीज में कॉन्सर्ट भी हो चुके थे। हर एक कंट्री में इसके हजारों फैंस थे। जहां भी ये जाता लोग इसके पीछे दीवानों की तरह घूमने लगते। इसकी आवाज में एक अजीब सा नशा, अजीब सा जादू था। इसकी आवाज सुनकर दिल टूटे आशिकों को ऐसा लगता था जैसे ये उनके लिए ही बना है और जो रिलेशनशिप में होते थे उन्हें भी लगता था कि उनका ब्रेकअप हो गया है। गानों के साथ साथ आवाज में भी दर्द, साथ ही म्यूजिक में अलग सा नशा। ये पहचान थी सिंगर रॉकस्टार्स की। हर तरह की म्यूजिक, हर तरह के सॉन्ग्स गाना इसका पेशा था। म्यूजिक कानों में पड़ते ही और गाने की आवाज कानों में पड़ते ही सारे फैंस जैसे झूमने लगे। कॉन्सर्ट चल रहा था। वही कॉन्सर्ट के पीछे दो लड़के खड़े थे। एक लड़के ने गुस्से से कहा, अगर ज्यादा देर हुई ना तो वो तुझे और मुझे छोड़ेगा नहीं, आज ही उसे निकालना है, तुम्हें पता है ना। दूसरे लड़के ने गुस्से से कहा, वेदांत मेरा दिमाग खराब मत करो, ऑलरेडी उसने मेरा दिमाग खराब किया हुआ है। वेदांत जो कि गुस्से से पहले वाले लड़के पर चिल्ला रहा था, उसने इरिटेट होते हुए कहा,
सौरभ, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ओकेजन ऑर्गेनाइजर्स को बता दो कि वो यहाँ पर आधे घंटे से ज़्यादा नहीं रुकेगा, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब अगर कोई बवाल हुआ ना तो उसका गुस्सा तुम ही बर्दाश्त करना। कहते हुए वेदांत इरिटेट हो गया। ये दोनों थे वेदांत और सौरभ, ज़रॉक स्टार कहो या सिंगर कहे, स्टेज पर जो इस वक्त परफॉर्मेंस दे रहा था उसके दोनों पार्टनर्स। इन तीनों का एक बैंड था। ये तीनों काफी सारी परफॉर्मेंस दे सकते थे। ये दोनों दुनिया के सामने अपना चेहरा दिखाते थे, पर वो नहीं। उसे बस दुनिया एएस नाम से गुमनाम, रॉकस्टार नाम से मोहब्बत का सौदागर, टूटे आशिकों का मसीहा, इन सभी नाम से जानते थे। पूरी दुनिया उसका चेहरा देखना चाहती थी, पर वो शायद अपना चेहरा किसी को दिखाना ही नहीं चाहता था। कॉन्सर्ट चलते हुए आधे घंटे का वक्त हो चुका था। पूरे मेडिसन स्क्वायर गार्डन में उसी के नाम की आवाजें गूंज रही थी। तभी उसने म्यूजिक को रोककर बड़ी से मुस्कुराहट के साथ कहा, नाउ इट्स टाइम टू गो। उसकी बात सुनकर लोग चिल्लाने लगे, नहीं नहीं, नो वे, वॉन्ट मोर, वी वॉन्ट मोर। उस लड़के ने सबकी तरफ देखा और एक दिलकश मुस्कुराहट के साथ अपनी नजरें घुमाकर चारों तरफ नजर घुमाते हुए सबकी तरफ देखते हुए कहा, ओके 15 मिनट मोर। कहते हुए वो दोबारा म्यूजिक बजाने लगा और सॉन्ग गाने लगा। स्टेज के पीछे सौरभ और वेदांत एक दूसरे से अभी भी लड़ाई कर रहे थे। सौरभ ने कहा, वो खुद रेडी हो गया है, अब ऑडियंस शांत हो जाएगी। तुम मुझ पर गुस्सा करना कब बंद करोगे? मैं तुम्हारा प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा भाई हूँ। वेदांत ने उससे इरिटेट होते हुए कहा, यार इरिटेट मत करो। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी उनकी उम्र की एक लड़की गुस्से से उनके पास आ गई। उसने उन्हें घूरते हुए कहा, बॉस ने कहा था ना तुम लोग आधे घंटे का टाइम ऑर्गेनाइजर्स को बता देना, तो फिर तुम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन को कुछ क्यों नहीं बताया? उस लड़की की बात सुनकर सौरभ ने अपनी सांसों को संभालते हुए कहा, सूजी डार्लिंग वो। उसने इतना कहा ही था कि उस लड़की ने झटके से सौरभ के हाथों को पकड़कर पीठ के पीछे मोड़ते हुए कहा, औकात में रहकर बात करो। आई एम नॉट योर डार्लिंग। कहते हुए सूजी ने उसके हाथों को छोड़ दिया और गुस्से से वहां से चली गई। सौरभ ने अपने हाथों की तरफ देखते हुए कहा, चुड़ैल, इतने हैंडसम बंदे, इतने अच्छे रॉकस्टार के साथ कोई ऐसा करता है? लाखों लड़कियां मेरी दीवानी है और ये चुड़ैल, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कहते हुए सौरभ अपने हाथ को सहलाने लगा। वेदांत ने उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, वो हार्टलेस गर्ल सिर्फ उसके लिए ही सॉफ्ट दिल की है, बाकी सबके लिए वो और भी ज्यादा हार्टलेस है, इसलिए उसके साथ फ्लर्ट करना मतलब अपनी मौत को बुलावा देना। मरना नहीं चाहते तो जितना हो सके उससे दूर रहो मेरे यार। कहते हुए वेदांत हंसते हुए स्टेज के पीछे से बाहर आ गया और खुद भी कॉन्सर्ट सुनने लगा। स्टेज पर मौजूद इसकी वॉइस में कुछ ऐसा जादू था कि वहां पर मौजूद हर एक इंसान सब कुछ भूलकर बस उसकी आवाज को सुन रहा था। दूसरी तरफ मुंबई, एक कार तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही थी। कार की पिछली सीट पर इस वक्त एक क्यूट सी लड़की बैठी हुई थी, जिसकी उम्र 17 साल के आसपास होगी। दिखने में 5 फीट 1 इंच के आसपास, थोड़ी चबी थी। उसके गाल इतने क्यूट थे कि कोई भी उन्हें देखकर खींचना चाहे। उस लड़की ने गुस्से से कहा, ड्राइवर अंकल, अगर आपकी वजह से हमने हमारे सुपरस्टार का कॉन्सर्ट मिस कर दिया ना तो हम आपकी जान ले लेंगे, जल्दी चलो। कहते हुए वो लड़की अपने नाखून चबा रही थी। उसने खिड़की से बाहर अपना चेहरा करके क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, भगवान जी, हमारी कार वहीं पर खराब करनी थी। आप कितने बुरे हो। कहते हुए वो लड़की आसमान की तरफ देखने लगी। उसकी गहरी काली आंखें और चबी चीक्स इतने क्यूट थे कि कोई भी उसकी बात सुनकर पिघल जाए। करीब आधे घंटे के बाद उसकी कार एक बड़े से मेंशन के सामने आकर रुकी। वो लड़की कार का दरवाजा खोलकर दौड़ते हुए मेंशन की तरफ भाग गई। अंदर आते हुए उसने जूते भी नहीं निकाले और दौड़ते हुए अंदर आई। अंदर आते ही उसने चिल्लाते हुए कहा, भाई। इतना कहते हुए वो फिसल कर फ्लोर पर मुंह के बल गिर गई। नीचे गिरते ही उसके मुंह से चीख निकल गई। लिविंग रूम में इस वक्त एक हैंडसम का नौजवान, जिसकी उम्र 24 साल के आसपास थी, वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। जैसे ही उसने उस लड़की को नीचे गिरते हुए देखा, उसने चिल्लाते हुए कहा, अमानत। कहते हुए वो लड़का दौड़ता हुआ नीचे आने लगा। लिविंग रूम में मौजूद सर्वेंट ने जब अमानत को गिरते हुए देखा तो वो भी जल्दी से उसकी तरफ दौड़े। अमानत नीचे अभी भी गिरी हुई थी और सिसकते हुए अपने हाथ को देख रही थी। सर्वेंट उसके पास आकर उससे दूरी बनाकर खड़े थे, क्योंकि वो जानते थे कि अमानत को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई भी उसे टच करे। वो लड़का जो अबीर था वो दौड़ता हुआ अमानत के पास आ गया।
उसने झटके से उसे नीचे से उठाते हुए कहा, ठीक से चल नहीं सकती तुम? जहाँ देखो मुंह तोड़ना है क्या अपना? अबीर की डांट सुनकर अमानत ने सिसकते हुए कहा, हमारे सुपरस्टार का कॉन्सर्ट था और गंदे ड्राइवर अंकल की वजह से कॉन्सर्ट में हम लेट हो गए, इसलिए हम दौड़ते हुए आ रहे थे, पर फिर भी कॉन्सर्ट छूट चुका है क्योंकि कॉन्सर्ट का टाइमिंग खत्म हो चुका है। अमानत की बात सुनकर और उसे रोते हुए देखकर अबीर ने उसे शांत करते हुए कहा, ओके मैं तुम्हारे लिए सीडी मंगवा दूंगा कॉन्सर्ट की। अबीर की बात सुनकर अमानत ने बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखकर खुशी भरी आवाज में कहा, सच में भाई? अबीर ने बस अपना सर हिला दिया और अमानत को लेकर लिविंग रूम के सोफे के पास आ गया। उसने अमानत को सोफे पर बिठाते हुए कहा, दिखाओ मुझे कहाँ चोट लगी है। अमानत ने क्यूट सा फेस बनाकर अपने हाथ को आगे कर दिया। अबीर ने देखा तो उसके हाथ पर हल्की सी खरोच आ गई थी। उसने अपना सर हिलाते हुए कहा, सीरियसली तुम कब चलना सीखोगी? मुझे तो लगता है कि तुम नॉर्मल तरीके से चल ही नहीं सकती, दिन में 10 बार गिरना तो जैसे तुम्हारे रूटीन में शामिल है। अबीर की बात सुनकर अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, उसमें हमारी गलती नहीं है भाई, वो तो कभी हमारी चप्पल टेढ़ी हो जाती है तो कभी स्लीपर, कभी सैंडल टेढ़ी हो जाती है तो कभी शूज, तो अब हम क्या करें? अमानत का एक्सक्यूज सुनकर अबीर ने मन ही मन सोचा, उसकी बहन कभी भी गलती नहीं मानने वाली, चाहे वो गलती अपने चप्पल जूते पर क्यों ना डाल दे। अबीर ने अमानत के पैरों की तरफ देखा। पैरों पर कुछ नहीं हुआ था, बस हाथों में हल्की सी खरोच आई थी। उसने अमानत को कहा, ठीक है। अमानत ने अबीर की तरफ देखते हुए कहा, भाई कॉन्सर्ट की सीडी मंगवा दोगे ना? अबीर ने उसे घूरते हुए कहा, नहीं मंगवाऊंगा, अब क्या करोगी बोलो? अबीर की बात सुनकर अमानत ने उसकी तरफ देखा और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उसे रोते हुए देखकर अबीर ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, मंगवा दूंगा, ऐसा क्या है तुम्हारे सुपरस्टार में जो उसके पीछे दीवानी हो तुम? अबीर की बात सुनकर अमानत ने चमकती आंखों के साथ कहा, उनकी आवाज़ कितनी प्यारी है भाई, उनका म्यूजिक कितना प्यारा है, वो गिटार कितना अच्छा बजाते हैं। अबीर ने अमानत के गाल खींचते हुए कहा, मुझसे भी ज्यादा अच्छा। अमानत ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, भाई आपका गिटार सिर्फ मैंने सुना है, पर उनका गिटार पूरी दुनिया ने सुना है। आपको पता है कितनी सारी लड़कियां उन्हें अपना क्रश मानती है। अबीर ने इरिटेट होते हुए कहा, और तुम्हारे क्रश का नाम क्या है जरा बताओगी? क्या तुमने अपने क्रश को देखा है? क्या वो अपना चेहरा दिखाता है किसी को? क्यों नहीं दिखाता बताओगी? क्योंकि उसका चेहरा खराब है। मुझे बताओ उसकी आवाज़ की इतनी दीवानी हो, अगर उसका चेहरा देख लोगी और उसका चेहरा अच्छा नहीं हुआ तो? अबीर की बात सुनकर अमानत अपने गाल पर उंगली रखकर कुछ सोचने लगी। अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, उनका चेहरा अच्छा है भाई, हमने सपनों में देखा है, वो हमारे सपनों में आते हैं। अमानत की बात सुनकर अबीर ने उसके सर पर हल्के से थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम बेवकूफ़ लड़की, सुधरोगी नहीं, सपने में तुम्हारे भूत आता है भूत, और तुम भूत को वही समझती हो। अबीर की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से उसे मुंह के मारते हुए कहा, आप बहुत बुरे हो, आप हमारे सुपरस्टार को भूत नहीं कह सकते। वो कितने हैंडसम है, बिना देखे ही हम जानते हैं कि वो बहुत हैंडसम है। उनकी आंखों देखी आपने? बिल्कुल हमारी तरह है, काली काली। अबीर ने अपनी नीली आंखों से उसे देखते हुए कहा, अच्छा तो मुझे बताओ, मेरी नीली आंखें ज़्यादा सुंदर है या तुम्हारे सुपरस्टार की काली आंखें? अबीर की बात सुनकर अमानत चुप हो गई। अबीर की आंखें सच में बहुत खूबसूरत थी। उसे चुप देखकर अबीर ने तेरी मुस्कुराहट के साथ कहा, बोलो उसकी आंखें ज्यादा सुंदर है या मेरी? अमानत ने मुंह फुलाते हुए कहा, भाई आपकी ज़्यादा सुंदर है, पर सेकंड नंबर पर उनकी ज़्यादा सुंदर है। अब आप हमारे साथ लड़ाई कर रहे हो, हम आपसे बात नहीं करेंगे। अमानत की बात सुनकर अबीर ने कहा, ठीक है जाकर फ्रेश हो जाओ, ऑलरेडी तुमने आने में रात के 8 बजे बजा दिए हैं। कहाँ घूम रही थी आत्मा की तरह? अमानत में दांत दिखाते हुए कहा, भाई हम वो सुमन और कियान के साथ घूम रहे थे, उन दोनों की वजह से हम लेट हो गए, इसलिए आप हम पर गुस्सा मत करो। कहते हुए अमानत सीढ़ियों से ऊपर भाग गई। उसे जाते हुए देखकर अबीर भी वहां से स्टडी रूम में चला गया। ऊपर अमानत ने अपने रूम का दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही उसका ध्यान अपने रूम पर गया। उसका रूम बहुत खूबसूरत था और रूम में चारों तरफ एक ऐसे इंसान की तस्वीर लगी हुई थी जिसका चेहरा ही नजर नहीं आ रहा था। उसने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, तुम कहाँ हो सुपरस्टार? हमसे कब मिलोगे? कहते हुए अमानत अपने रूम में बेड पर आकर लेट गई।
उसने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, सॉरी हमने तुम्हारा कॉन्सर्ट मिस कर दिया, पर इसमें हमारी गलती नहीं है। तुम्हें पता है हम तो तुम्हारा कॉन्सर्ट देखने के लिए सुमन और कियान दोनों से लड़ाई करके जल्दी आए, पर ड्राइवर अंकल की गलती की वजह से तुम्हारा कॉन्सर्ट छूट गया। पर कोई बात नहीं, हम तुम्हारा कॉन्सर्ट पूरी तरह से देखेंगे, पर कब तक दूर से? हमारे पास कब आओगे तुम? कहते हुए अमानत ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर एक पोस्टर की तरफ देखा और उसके पास आकर उन काली आंखों को देखने लगी। जब भी वो काली आंखों को देखती उनमें जैसे डूब जाती। उसने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, लव यू सुपरस्टार। टू बी कंटिन्यूड। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी ऑन द स्टोरी टेलिंग जर्नी। If you enjoyed today's story, make sure to give this video a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to hit the subscribe button and the bell icon so you never miss an update. See you in the next video.